हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का शिवाना आईएएस एकेडमी चंबा के यूट्यूब चैनल में। हम आज जो बात करेंगे इस सेक्शन के अंदर, इस वीडियो सेक्शन में हम फोकस करेंगे नायब तहसीलदार, एचएएस और यूपीएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर सेशन के ऊपर। करंट अफेयर सेशन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। जैसे कि हम बात करें नायब तहसीलदार में तो काफ़ी क्वेश्चंस करंट अफेयर से आने हैं। यूँ कह लीजिए कि प्रीलिम्स का डिसाइडिंग फैक्टर करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर हमें कितना, कहाँ से, कैसे कवर करना है, ये एक बड़ा विषय है ना। पॉइंट टू बी नोटेड कि इस सेक्शन के अंदर मैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस कवर करूँगा। डिफरेंट डिफरेंट मैगजीन से, तो कुछ 5 और 6 मैगजीन से मैं करंट अफेयर कवर करूँगा। प्रतियोगिता दर्पण उसमें से सबसे बढ़िया मैगजीन है नायब तहसीलदार के लिए। CSR, मनोरमा, ये अच्छी अच्छी मैगजीन्स हैं, बुकलेट्स हैं। मगर अभी के वीडियो सेशन में मैं विजन आईएएस से कुछ टॉपिक कवर करूंगा। इन्होंने पॉलिटी एंड गवर्नेंस से बहुत ही अच्छे टॉपिक पिकअप किए हैं। बेशक ही करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से यूपीएससी के लिए ज़्यादा वैल्यूबल है, मगर मुझे लगता है कि ये चीज़ें सभी को जानना इंपॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर आप देखेंगे तो इसमें फर्स्ट जो है वो इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स ऑफ इंडिया के बारे में है कि हमारे देश में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, राज्य हैं, और उनके बीच में डिस्प्यूट्स हैं, झगड़े हैं बाउंड्री को लेके। आप सभी परिचित होंगे कि ज़्यादातर झगड़े जो है बाउंड्री के देशों के बीच में रहे हैं, कंट्रीज़ के बीच में रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इंडिया चाइना के बीच में, और तमाम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहे हैं, क्योंकि वो लोग जिस एग्रीमेंट के तहत बाउंड्रीज बनाई गई थी उसमें जो है वो एक फेथ क्रिएट नहीं कर रहे हैं। इस कारण डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं, चाहे इंडिया पाकिस्तान के बीच में या इंडिया चाइना के बीच में। मगर इसी के ही साथ साथ में कई स्टेट्स ऐसी हैं जिनके बीच में जो बॉर्डर बनाई गई है उनका डिस्प्यूट उनके बीच में है। एक स्टेट और दूसरी स्टेट उस बाउंड्री को वो नहीं मान रही है। हम उसके ऊपर बात करेंगे। फिर 7 शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, 12 टोटल शेड्यूल हैं, और 7वें शेड्यूल की हम बात करेंगे, अनुसूची की। चेंजिंग रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन एमर्जिंग इंडिया। सिविल सोसाइटी क्या चीज़ होती है, इसकी हम बात करेंगे। पंचायत के बारे में बात करेंगे, पंचायत के पास क्या राइट्स हैं, स्पेशली ट्राइबल और इंटीरियर एरिया में। रोल ऑफ पंचायत इन सर्विस डिलीवरी। अब जानते हैं कि अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, ये सारी कंपनी जो है वो ऑनलाइन डिलीवरी आपको प्रोवाइड करती है, विच मीन्स कि आप बुकिंग करते हैं और किसी डिफरेंट डिफरेंट कुरियर सर्विसेज के द्वारा आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो क्यों ना यही कुछ हद तक काम अगर पंचायत से हो जाए, तो ये इसके ऊपर कुछ बात कही गई है। एंड डिजिटल सॉवरेनिटी, न्यूज़ इन शॉर्ट्स, और ये सारा मैं कवर करूँगा कुछ 30 मिनट्स के वीडियो सेशन के अंदर। सो लेट्स प्रोसीड, सीधे वहीं चलते हैं और उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो जी, पहला जो हमारे पास टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के ऊपर, वो इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स इन इंडिया। राज्यों के बीच में बॉर्डर का डिस्प्यूट, इससे क्वेश्चन पक्का बनता है, क्योंकि जो डिस्प्यूट्स है इंटर स्टेट के वो इतने घातक हैं कि यूँ कह लीजिए कि एक प्रदेश की पुलिस दूसरे प्रदेश की पुलिस पे फायरिंग करने पे आमदा है। अमूमन देखा जाए तो हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं, देश की सरहद पे की रखवाली करते हैं ताकि कोई दूसरा देश उनकी हमारी जो बाउंड्री है उसकी इस तरफ ना के कोई एक्सकर्शन ना कर दे, कोई एक तरह से टेरिटरी ऑक्यूपाई ना कर ले। मगर स्टेट्स के बीच में कभी ऐसा नहीं होता। हिमाचल पंजाब की बॉर्डर में बेशक जो है चेक पोस्ट बनी होती हैं, मगर कोई ऐसा नहीं कि बॉर्डर का झगड़ा है और वो उनमें जो है क्रॉस फायरिंग हो रही है। ये तो बहुत अजीब सी बात है, मगर क्रॉस फायरिंग हुई है। और असम एंड मेघालय की हम बात करेंगे इसके अंदर कि क्या डिस्प्यूट है। तो वाई न्यूज़, आपने नोट्स कैसे बनाने हैं? नायब तहसीलदार के लोग तो बड़ा शॉर्ट में लिखेंगे इसको, मगर एचएस या यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं थोड़ा इसमें थोड़ा फोकस करिएगा चीज़ों के ऊपर जो मैं बोल रहा हूँ। रिसेंटली आसाम और मेघालय गवर्नमेंट ने एग्री की है कि उनके बीच में जो डिस्प्यूट है हम उसको सॉल्व करेंगे। 3-4 महीने पहले की बात है कि असम और मेघालय की पुलिस फोर्सेस के बीच में क्रॉस फायरिंग हो गई। हालांकि इससे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, मगर ये अपने आप में शर्मनाक बात है कि देश के अंदर ही कुछ राज्य हैं जिनके बीच में बॉर्डर का झगड़ा इतना ज़्यादा है कि एक प्रदेश की पुलिस दूसरे प्रदेश की पुलिस पर फायरिंग कर दे रही है। अजीब है। तो 6 ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे डिस्प्यूट्स चला हुआ है, उन बाउंड्री के बीच में जो असम और मेघालय की बाउंड्री है उनके बीच में ये झगड़ा है। देखिए, असम ये है हमारा, ये पूरा यहाँ से ये असम है और मेघालय यहाँ आ गया।
तो अगर देखा जाए तो कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे इनके बीच में जो है वो डिस्प्यूट है, हम उसकी प्रॉपर बात करेंगे। न्यूज़ में क्यों रहा ये? मेघालय जो है कार्व्ड आउट हुआ, कार्व्ड आउट माने असम को से निकला एक तरह से, कि असम एक बहुत बड़ा प्रदेश था, उससे काट के बनाया गया है मेघालय। कब? 1972 में मेघालय को जो है वो स्टेट का दर्जा मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी से भी, कि मेघालय, या कई बार ऐसे पूछ लेते हैं आपसे कि रिदम में बताइए कि मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, तो ये कब कैसे कैसे राज्य बने डेट्स के अकॉर्डिंग, तो आपको अरेंज करने पड़ते हैं। ये भी क्वेश्चन ऐसे कई बार पूछे जाते रहे हैं, तो आप उस तरीके से इसको पढ़िएगा। भाई 884 किलोमीटर का बॉर्डर डिस्प्यूट है। 12 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे डिस्प्यूट है। ज़्यादातर लंगपह, बोको, कमरूप कामरूप मेट्रोपॉलिटन और हालाकंडी जो एरिया है, यहाँ पे डिस्प्यूट इनके बीच में बना हुआ है। अब आपको बोली यहाँ से क्या पूछ सकते हैं वो? यहाँ से ये पूछ सकते हैं कि जैसे ऐसे एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन कि बोको, हैलाकांडी, या ऐसे बोल देंगे कि दीज वर इन न्यूज़ फॉर विच रीज़न? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। राइट ऑप्शन होएगी द डिस्प्यूट, द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन असम एंड मेघालय। तो ऐसे आपने यूपीएससी कमांड को ऐसे अलर्ट रहना है, और एचएस वाले भी ऐसा कर सकते हैं। These disputes stemmed from the मेघालय गवर्नमेंट रिफ्यूजल। ये डिस्प्यूट, झगड़ा कैसे स्टार्ट हुआ? मेघालय की सरकार ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, क्या करने से? जो असम रीऑर्गेनाइजेशन मेघालय एक्ट ऑफ 1969 है, 1969 में बॉर्डर खींची गई और एक मेघालय जो है वो एक अलग टेरिटरी क्रिएट की जाती है फ्रॉम असम। तो वो जो बॉर्डर बनाई गई वहाँ पे, उस बॉर्डर को मेघालय ने मानने से इनकार कर दिया। तो इससे क्या होगा कि स्वाभाविक डिस्प्यूट बनेगा, क्योंकि जब आप बॉर्डर की लाइन को आप मानेंगे नहीं, तो इसका मतलब ये कि आप ये कहते हैं कि भाई नहीं, इससे आगे वाला एरिया भी हमारा है, तो डिस्प्यूट तो वहाँ पे बनना लाजमी है। तो अब इसके लिए स्पेशल रीजनल कमेटी बनाई गई है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये चीज़ें थोड़ा अंडरस्टैंड करिए। मैं इसके ऊपर आऊँगा। इन्होंने मैप में क्या कहा, बॉर्डर डिस्प्यूट कहाँ कहाँ पे है? लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चला हुआ है, पर यहाँ पे ऐसी कोई खून खराबी बात नहीं हुई है। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है। असम और नागालैंड के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है। असम और मिजोरम के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है। असम मेघालय के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में भी बॉर्डर डिस्प्यूट है। इस तरह से इन राज्यों में बॉर्डर डिस्प्यूट झगड़ा चला हुआ है बाउंड्री को लेके। और ये फिलहाल होम मिनिस्ट्री ने लोकसभा के अंदर रिप्लाई दिया कि भाई ये झगड़े यहाँ चले हुए हैं, क्योंकि ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। डिफेंस मिनिस्ट्री हमारे पूरे प्रदेश की बाउंड्री को देखती है, और जो होम मिनिस्ट्री है वो स्टेट के जो इंटरनल बाउंड्रीज का मामला है उसको ये ऑब्जर्व करती है। देखिए, थोड़ी बात हम कर लेते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती है, जैसे कि लेट मी शो यू। जैसे कि ये वाला पॉइंट देखें, ये पॉइंट है इंडियन पॉलिटी से, इसको उठाया गया है लक्ष्मीकांत की बुक से। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया नेचुरली है कि बहुत बड़ी सभ्यता रही है। और ये जो आज का हिंदुस्तान है, आज का जो भारत है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और असम से लेकर अगर आप जाएंगे गुजरात तक, पूरी टेरिटरी जो है, जो आज हम जिसका मैप हम देखते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर, ये जो मैप आपको दिख रहा है, ये बना कैसे, ये हुआ कैसे सब कुछ? आप जानते हैं कि 1947 में अंग्रेज देश को आज़ादी देके चले गए, मगर वो टेरिटरी जिन पे अंग्रेज़ी हुकूमत थी, उन्होंने उनको आज़ाद किया। पर उस समय पे कई ऐसी और टेरिटरी थी, कई और ऐसी लैंड पीसेस थी जहाँ पे कुछ राजाओं, सुल्तानों, नवाबों की हुकूमत थी। तो वो किसी भी शर्त पे इंडिया के साथ शामिल होना नहीं चाहते थे। कई ऐसे स्टेट्स थे, तो उनको समझा बुझा के, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके, कोई थोड़ा कहते हैं ना, कई बार आप कई बार सॉफ्ट और हार्ड अप्रोच दोनों ही इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्ट उनके साथ जो बात से समझ जाए, और हार्ड जो बात से समझते नहीं है। ये काम किया आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल ने। उन्होंने ऐसे अपने स्किल्स का इस्तेमाल किया कि जो लोग बात से समझ गए, प्यार से समझ गए, उनको अंदर अपने ले लिया इंडिया के अंदर, मगर जो नहीं समझे उनको जो है वो फोर्सिबली इंडिया में शामिल किया गया। 550 प्रिंसली स्टेट्स थी। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे राज्य स्टेट्स, ऐसे टेरिटरी जो राजाओं, नवाबों और प्रिंसेस के अधीन थी। स्वाभाविक है कि अंग्रेज़ों का वहाँ शासन तो नहीं था। तो आज का हिंदुस्तान ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को मिला के बना हुआ है, जो हमारे सामने मैप पे नज़र आ रहा है। तो आपको बता दूं,
फिर ये हुआ कि भाई जब सारी टेरिटरी इंडिया में शामिल कर ली गई तो बड़ा ये प्रश्न था कि अब इंडिया जो पूरी कंट्री है उसमें कितने राज्य हों, कितनी स्टेट्स हों और कितने केंद्र शासित प्रदेश हों, कितनी जो है वो यूनियन टेरिटरीज हो। ये बात एक चैलेंज था सबके लिए, क्योंकि जो स्टेट किस बेसिस पे बनाए, भाषा के बेसिस पे बनाए कि एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे बनाए कि अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन देनी है उसके बेसिस पे बनाए, तो बड़ा एक डिस्प्यूट था। और आपको बता दूं, आज़ादी के बाद हर जगह से सुर नए नए आ रहे थे कि हमें अलग राज्य चाहिए, हमें अलग स्टेट चाहिए भाषा के नाम पे। तो 1953 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्रिएट किया गया। इसका पर्पस था कि भाई जो पूरा हिंदुस्तान है उसको कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दीजिए, और 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी 1953 के अंदर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बिठाया गया था 1953 में। रीऑर्गेनाइज करना मतलब क्या होता है कि मैंने पहले कहा कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उसमें पे तो छोटे छोटे रियासतें थी, राज्य थे। जब पूरे उसको, जैसे हिमाचल की बात करते हैं, आज का जो हिमाचल है चंबा से लेकर सिरमौर तक, उसमें ना जाने कितनी रियासतें थी। चंबा का राजा अलग होगा, नूरपुर का राजा अलग होगा, कहीं जो है वो अगर आप आगे जाएंगे मंडी और कुल्लू और इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट आप किंग्स पाएंगे, और आई थिंक देवर काउंटलेस। तो उसको सबको मिला के जो है पंजाब बना। मैंने पंजाब में मिक्स कर दिया गया उसको, सारी टेरिटरी को, या एक तरह से ऐड कर दिया गया। तो बोलने का अर्थ ये है कि जब पूरा हिंदुस्तान बन गया तो अब डिवीजन किस बेसिस पे करनी थी, कितने इसके राज्य बने, कितनी इसके स्टेट्स बने, ये एक बड़ा डिबेटेबल सवाल था। तो ये भाषा के नाम पे 14 राज्य क्रिएट किए गए थे, और आज हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी, क्योंकि जे जो एक स्टेट थी उसको यूटी में बना दिया गया। मैंने अब जे जो पहले का राज्य था, अब वो राज्य ना होके 2 यूटी बन चुका है, एक लद्दाख और एक खुद जे। तो ये मामला सारा। अब मैंने पहले कह दिया कि भाई स्टेट जो रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था वो, देखिए आसाम में जब अप्लाई होता है कि असम तो बहुत बड़ा राज्य था, बहुत ही बड़ा राज्य है, तो उससे जो है नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर राज्य जो हैं बनाए गए हैं। जैसे कि नागालैंड 1963 में बनाया गया वहाँ से, उसमें भी काफ़ी डिस्प्यूट बना है। अगर आप देखेंगे नागालैंड के साथ आसाम का काफ़ी डिस्प्यूट है, मेघालय के साथ डिस्प्यूट है, त्रिपुरा के साथ डिस्प्यूट है। तो आसाम नागालैंड डिस्प्यूट, राइट, जिसमें देखिए कुछ बातें हैं कि ओवर नागा हिल्स द ऑल नागा डोमिनेटेड एरिया in North Kachar and Nagaon districts, which were the part of Naga territory under 1866 notification from British। जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो अंग्रेज़ों की हुकूमत के समय जो एरिया, नागा एक ट्राइब है वहाँ पे, नागा जिसके ऊपर नागालैंड बना है, तो उसके अंडर आया करता था। अब नागालैंड के जो एडमिनिस्ट्रेशन है या वहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो ये एरिया आसाम के अंदर है वही वो हमारा है। अभी बड़ी चुनौती है कि क्या किया जाए। असम और मिज़ोरम के बीच में डिस्प्यूट है, अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में डिस्प्यूट है। ये सारे डिस्प्यूट यहाँ चल रहे हैं। तो इसमें देखिए आपको इतना ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है, कि बस नॉर्मली आपसे कुछ बातें यहाँ से पूछेंगे। आगे हम बात करें तो एक्टिव डिस्प्यूट्स कहाँ कहाँ हैं और ऐसे कौन से डिस्प्यूट्स हैं जो डॉर्मेंट हैं, माने वो ख़त्म हो चुके हैं एक तरह से। हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश के बीच में डिस्प्यूट है। परमाणु जो इलाका है, बद्दी नालागढ़ और इंडस्ट्रियल एरिया परमाणु, उस रीजन में, और पंचकुला के रीजन के अंदर जो है वो जो एरिया है उसमें डिस्प्यूट बना हुआ है। महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में डिस्प्यूट हैं। जो बेलगांव डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ज़्यादातर जो मराठी स्पीकिंग कम्युनिटी है, तो वो बॉम्बे का पार्ट थी, या बॉम्बे स्वाभाविक है कि महाराष्ट्र मराठी लोग उस एरिया में आते हैं, तो वहाँ डिस्प्यूट बना हुआ है। जो कर्नाटका 1956 में से चला हुआ ये डिस्प्यूट है। हिमाचल और लद्दाख के बीच में डिस्प्यूट है सरचू के ऊपर, जो एक तरह का एक 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 हिली एरिया है, खासकर ले और जो एक मनाली वाला एरिया हाईवे के ऊपर वहाँ के एरिया है, वहाँ पे डिस्प्यूट चला हुआ है। और जो डोरमेंट हैं, जैसे उड़ीसा वेस्ट बंगाल का डिस्प्यूट है, हरियाणा और पंजाब का डिस्प्यूट। डोरमेंट मतलब कि अभी खत्म हो गए, अब इस पर कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं की गई है, दोनों स्टेट्स इस मामले पर अब चुप हैं, कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं है। कर्नाटका केरला के बीच में डिस्प्यूट है, गुजरात और राजस्थान के बीच में डिस्प्यूट है। तो ये कुछ एक डिस्प्यूट्स हैं जो आपको जानने चाहिए। अब सवाल है कि ये डिस्प्यूट्स क्रिएट हुए क्यों। अब हम सारी जो एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, हिंदुस्तान की ज़्यादातर समस्या का ठीकरा अंग्रेज़ों पर थोप देते हैं। कुछ हद तक सही भी है कि अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई कि इनको डिवाइड और रूल किया जाए, उनके बीच में फ्रिक्शंस, उनके बीच में स्टेट्स के बीच में कुछ ऐसी तनातनी रखी जाए
ताकि ये एक देश लंबे टाइम तक देश के रूप में ना रह के फिर अंग्रेज इसको ऑक्यूपाई कर लें। ऐसी कई डॉक्यूमेंट्रीज आई हुई हैं कि ब्रिटिश ने जब आज़ादी दी इंडिया को तो ये मान के दिया था कि ये जो कंट्री है ये 4-5 साल से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करने वाली है। 4-5 साल में आपसी झगड़े में ये ख़त्म हो जाएंगे। दोबारा हम इनके ऊपर जो है वो जब हम संभल जाएंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ब्रिटेन की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी काफ़ी ख़राब हो गई थी। सो देवर होपिंग दैट कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब उनके पक्ष में आ जाएगा। 2-4 साल में ये सारे कुछ इनका कुछ नहीं रहेगा, ये इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। मगर उस समय के हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो नेता बन के सामने आए, प्राइम मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स, ऑल दीज मिनिस्टर्स, ये बड़े सूझबूझ के लोग थे। इन्होंने देश को संभाला और जो अंग्रेज़ों की भविष्यवाणी थी कि देश चल नहीं पाएगा, चला के देखा। मगर अभी भी राज्यों में ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जो बड़ी समझ बूझ से केंद्र सरकार को सॉल्व करने हैं। तो ब्रिटिश की जो कॉलोनियल पॉलिसी थी, जिसका काम था कि रूल करो इनको और कच्चा माल यहाँ से ब्रिटेन ले जाओ, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दो ब्रिटेन के अंदर, तो स्वाभाविक है कि इंडिया के लोगों के बीच में डिस्प्यूट जरूरी थे। तो डिस्प्यूट्स के पीछे ये भी एक कारण है इनके बीच में। लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ ऑन बॉर्डर डिस्प्यूट्स, जो भी बॉर्डर के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कमेटी बनाई गई, कमीशंस बनाए गए, उनकी रिकमेंडेशन को उन राज्यों ने मानने से इनकार कर दिया। ये बहुत गलत बात है। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी उसके ऊपर कई तरीके से आई है और अभी तक वो डिस्प्यूट नहीं सॉल्व हो रहे हैं। ये भी एक शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बावजूद भी डिस्प्यूट नहीं सॉल्व हो रहे हैं, विच मीन्स कि अगर स्टेट्स और उनके लोग नहीं मानेंगे तो आप क्या कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ट्रिपल तलाक बैन है, पर मान लो मैं यहाँ बैठ के अपने घर के अंदर अपनी पत्नी को, अगर मुस्लिम हूँ और ट्रिपल तलाक दे दूँ, और मेरी वाइफ इतनी पढ़ी लिखी नहीं है और उसका मानना है कि ट्रिपल तलाक धार्मिक मामला है और धर्म में कहा गया है कि पति अगर उनको, जो उनके हस्बैंड है, तलाक 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 बोलते हैं तो तलाक हो जाएगा, तो शी विल नॉट थिंक कि कोर्ट ने क्या कह दिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोर्ट का जो ऑर्डर है तभी इंप्लीमेंट ग्राउंड पे होगा जब हम सोसाइटी को उस लेवल पे लेके जाएं कि उन बातों को वो अप्लाई और इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर को अथॉरिटी इंप्लाई करती है, स्टेट अथॉरिटी, पुलिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डेप्यूटी कमिश्नर्स, ऑल दीज गाइज। और जब राज्य के अंदर जो सरकार है वही इस बात को ना माने तो आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जुडिशरी के अप्लाई करने जो ऑर्डर उनके दिए जाते हैं। तो खैर ये काफ़ी बड़ा मामला इसमें है और आर्टिकल 263 है जो कि कहता है कि सेंटर के पास अथॉरिटी है स्टेट के डिस्प्यूट सॉल्व करने की। तो ये सारी बात इसमें कही गई हैं, आप खुद इसको पढ़ सकते हैं, मगर मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि मेंस के पर्सपेक्टिव से सारी बातें आपको जाननी है। ऑलराइट, तो कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम क्या होते हैं इंटरस्टेट डिस्प्यूट से। जो इंटरस्टेट डिस्प्यूट होते हैं उनके परिणाम क्या होते हैं। सबसे बड़ा परिणाम है कि सोशल, माने समाज के अंदर जो भाईचारा होता है देश के लिए, भारत देश, हम एक भारतवासी हैं, एक तरह से जो हमारे अंदर एक भावना होती है, वो राज्यों के बीच में रीजनलिज्म के ऊपर जो है वो थोड़ा उनमें क्रैक डाउन आ जाता है, डिविजन्स क्रिएट होती हैं, सामाजिक भाईचारा थोड़ा खत्म होता है। तो जो क्लैशेस हो रही हैं आसाम और मिजोरम के बीच में, तो आसामीज और मिजो के लोग जो हैं उनके बीच में नफरतों का माहौल इस समय चला हुआ है। तो लिहाजा कि समाज के अंदर भावनाएं जो हैं लोगों की वो होती हैं और जिस कारण उनके बीच में डिविजन्स क्रिएट हो जाते हैं। इकोनॉमिकल भी रहती है, जब डिस्प्यूट्स रहेंगे तो स्वाभाविक है कि यहाँ का सामान उस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आना इतना आसान नहीं होएगा, तो ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा दोनों स्टेट्स के बीच में। पॉलिटिकल की हम बात करें तो पॉलिटिकल स्वाभाविक है कि डोमिनो इफेक्ट इसमें होता है, क्योंकि अगर कोई दो स्टेट आपस के अंदर इस तरह से रिएक्ट करना शुरू कर दे, मैंने एग्जांपल दे दिया कि उन पुलिस के बीच में जो मेघालय है, मिजोरम है, मेघालय है या नागालैंड है या इवन आसाम है, कई बार पुलिस, उन दोनों प्रदेशों की पुलिस के बीच में झगड़े हो गए हैं, बॉर्डर के ऊपर झड़पें हो गई हुई हैं। तो इससे होता क्या है कि इससे क्या होगी, बाकी जो स्टेट्स के अंदर भी डिस्प्यूट्स हैं उनको भी हवा मिलती है और वो भी इस लेवल पे उतर आते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं और स्टेट्स के बीच में ट्रस्ट खत्म हो जाता है। अब जब उनके बीच में ट्रस्ट खत्म होगा तो कैसे वाटर डिस्प्यूट्स हैं कई तरह के, जैसे एक रिवर कहीं से आ रही है, फिर वहाँ रिजर्वायर है, फिर कितना पानी अपने दूसरे राज्य को छोड़ना है, देना है। तो अगर उनके बीच में झड़पें होंगी तो स्वाभाविक है कि ये जो इस लेवल पे आ सकती हैं कि जो पानी की समस्या दूसरे स्टेट को वो क्रिएट कर सकते हैं, रिजर्वायर क्रिएट करके एक लेवल पे। और खैर ये सब चीज़ें, तो ये बातें मैंने आपको बता दी हैं। आई थिंक दिस इज़ वेरी मच अंडरस्टूड। अब 7th शेड्यूल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। 7th शेड्यूल क्या चीज़ है। जो मैं बातें बोल रहा हूँ, देखिए जो लिखी गई बातें हैं वो तो इंपॉर्टेंट हैं ही हैं, उसको आप लिखिए, पर जो मैं साथ में बातें जोड़ रहा हूँ ताकि आपका एक ओपिनियन बने मुद्दे के ऊपर, इसको भी साथ में लिख लो सेपरेटली, कहीं एक लाइन खींच के।
ताकि दोबारा जब इस टॉपिक को आप पढ़ें तो आपके दिमाग में एक ओपिनियन बनना शुरू हो जाए टॉपिक के ऊपर। भाई शेड्यूल 12 हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 8 थे जब बना था कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को, अब 12 शेड्यूल हैं। हर एक शेड्यूल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट बातें की गई हैं। 7वें शेड्यूल के ऊपर क्या बात की गई है? 7वां शेड्यूल किस बारे में? तो ये 3 लिस्ट की बात करता है 7 शेड्यूल। एक यूनियन लिस्ट माने केंद्र, जिसको कहते हैं हमारे देश में 2 तरह की सरकारें होती हैं, केंद्र और राज्य की। और आप जानते हैं कि 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद 1992 के ऑनवर्ड और आप देखेंगे तो ये 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट भी है, माने पंचायती राज यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। हम उसमें नहीं जाएंगे। फिलहाल 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट की बात की गई है, और वो 3 लिस्ट क्या है? एक है कि यूनियन माने केंद्र सरकार के पास क्या क्या पावर्स होंगी, या पार्लियामेंट के पास क्या क्या अथॉरिटीज़ होंगी लॉ मेकिंग का, जहाँ तक प्रश्न है, और स्टेट के पास क्या क्या अथॉरिटीज़ होंगी या पावर होंगी। फेडरलिज्म के अंदर आप जानते हैं 2 तरह की सरकारें होती हैं, सेंटर और स्टेट की, तो इनके बीच में पावर डिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 7 शेड्यूल इज एक्चुअली अबाउट दी पावर बैलेंस और डिफरेंस ऑफ पावर और बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन दी 2 अथॉरिटीज़, एक सेंटर में और एक स्टेट में। ये बात ज़रूर है कि सेंटर के पास अपनी अथॉरिटी अलग है और स्टेट के पास अपनी अथॉरिटी अलग है, मगर देखा जाए तो केंद्र ज़्यादा हावी है हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर सेंटर के ऊपर। अमेरिका में स्टेट के पास पूरी ऑटोनॉमी है, वहाँ भी ऐसा है। फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया है। अमेरिका में स्टेट और होती है सेंटर, तो स्टेट के पास पूरी ऑटोनॉमी है, मैंने स्टेट चाहे तो केंद्र से, यूनियन से अलग भी हो सकती है। मगर इंडिया में ऐसी कोई परमिशन किसी को नहीं मिलती। कल कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं अलग देश चाहता हूँ, पंजाब को हम अलग करना चाहें, या ऐसा ऐसा कोई अलाउड नहीं होएगा, विच मीन्स डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूनियन इज नॉट पॉसिबल। और पावर बैलेंस बनाने के लिए, ताकि केंद्र और स्टेट दोनों ही काम कर पाएँ, तो इनके लिए अलग अलग लिस्ट बनाई गई हैं, 3 तरह की लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 100 आइटम्स हैं, 100 मुद्दे हैं, 100 टॉपिक्स हैं। पहले 97 थे ओरिजिनली, 26 जनवरी 1950 में। देखिए, जैसे कि आपको एग्जांपल दूं तो डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया। डिफेंस आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के अधीन आता है। जो डिफेंस है वो केंद्र सरकार का मामला है। डिफेंस और पुलिस 2 चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। तो पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आती है, सेंटर के अधीन नहीं आती है। तो पुलिस को कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट करती है, जैसे पंजाब पुलिस, हिमाचल पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस। मगर डिफेंस जो फोर्सेस होंगी वो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, तो ये केंद्र सरकार के अधीन होती है। जो स्टेट लिस्ट है उनके पास क्या अथॉरिटी है? पब्लिक ऑर्डर माने पुलिस, हेल्थ, सैनिटेशन, गैम्बलिंग वैम्बलिंग, जो ये सारी इनके अधीन आती है। तो टोटल इनके पास हैं सब्जेक्ट्स 61, ओरिजिनली 66 थे। और कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट में क्या होता है कि इंडियन पार्लियामेंट और जो केंद्र की स्टेट की लेजिस्लेचर जो होती है, जैसे विधानसभा, उन दोनों के पास अथॉरिटी है कुछ टॉपिक्स पे, कुछ आइटम्स पे लॉ बनाने की। तो ये हैं 52। जैसे यूनियन लिस्ट में सिर्फ केंद्र सरकार के पास अथॉरिटी है उन टॉपिक के ऊपर लॉ बनाने की, मैंने पार्लियामेंट के पास, सीधी सी बात है। और स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर के पास वो अथॉरिटी है लॉ बनाने की। और कंकरेंट में दोनों ही उन टॉपिक के ऊपर जो मुद्दे कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर हैं, उनमें दोनों ही कॉम्पिटेंट हैं, पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी। जैसे कि मैंने बताया कि पॉपुलेशन, एजुकेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, क्रिमिनल लॉज, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड ये सारी चीज़ें। तो अभी बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ में क्यों रहा? जो 15th फाइनेंस कमीशन बनाया गया है, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उसका चेयरमैन कौन? एन.के. सिंह। बड़ा ही इजी सवाल, और ये छोटे छोटे एग्जाम में आ सकता है कि भाई जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसका चेयरमैन कौन है? एन.के. सिंह। हम फाइनेंस कमीशन बनाते क्यों हैं? वाई डू वी क्रिएट फाइनेंस कमीशन? फाइनेंस कमीशन इज क्रिएटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन का पर्पस है कि केंद्र और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना, या फिर यूँ कह लीजिए कि टैक्सेशन से जो पैसा बनेगा वो कितना शेयर किया जाए स्टेट और सेंटर के बीच में। फॉर एग्जांपल, कई ऐसे टैक्स हैं जिनकी कलेक्शन सेंटर करती है, पर उन टैक्सेस के ऊपर शेयर स्टेट्स का भी होता है। और अभी तो आप जानते हैं कि सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उनको जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। जीएसटी कलेक्शन केंद्र सरकार करती है, तो उसका कितना शेयर जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, ये
इसकी रिकमेंडेशन देगा फाइनेंस कमीशन। और भी कई बातें कि भाई एजुकेशन पे इतना खर्च करना चाहिए, हेल्थ पे कितना खर्च करना चाहिए, वहाँ कितना पैसा खर्च करना चाहिए, ये सारी रिकमेंडेशन जो है फाइनेंस कमीशन देता है। अब इसको मानना है कि नहीं मानना है एक तरह से सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ये सुझाव होते हैं, एडवाइजरी होती है। मैंने जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है वो एक तरह से एक ऑर्डर के रूप में नहीं आती है, एडवाइस के रूप में आती है। तो स्वाभाविक है एडवाइस आप लें या ना लें, तो इसलिए फाइनेंस कमीशन सिर्फ एडवाइस देगा। तो उसने 7 शेड्यूल के ऊपर कुछ एक ऐसी बातें कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज आ रहा है और पैंडमिक, कोरोना और ये सब चीज़ें, तो जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंसेस हैं वो ठीक होनी चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है। तो अब जानते हैं कि कुछ हम बात करते हैं 7 शेड्यूल के अंदर। तो आर्टिकल 246 क्लियरली कहता है कि भाई वैसे तो जैसे लिखा है इसमें कि कॉन्फर लेजिस्लेटिव पावर ऑन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द सब्जेक्ट इनुमरेटेड इन द 7 शेड्यूल। आर्टिकल 246 क्लियरली कहता है कि भाई 7वें शेड्यूल के अंदर लिस्ट बनाई गई हैं सेंटर माने पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में टॉपिक्स की, कि भाई किन टॉपिक पे जो है वो ऐसा लॉ बनाएंगे। आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरी नज़र में यहाँ आ रही हैं, जैसे कि सरकारी कमीशन। आप इनको पढ़ लीजिए इस लाइन को। ब्रॉडली एंट्रीज दैट आर रिलेटेड टू नेशनल इंपॉर्टेंस वर एलोकेटेड टू द यूनियन एंड एंट्रीज ऑफ लोकल कंसर्न वर एलोकेटेड टू द स्टेट्स। अब जानते हैं लोकल जो समस्याएं पंचायत लेवल पे, ट्राइबल एरिया में, वो तो स्टेट के अधीन आते हैं। पर स्टेट जब फाइनेंसेस या उनको पैसा मुहैया नहीं करवाएगा तो जो एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस है, पंचायती राज प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा। मछली को रहने के लिए पानी चाहिए होता है, और आप वहाँ पे अगर थर्ड गवर्नेंस दे रहे हो विलेज लेवल पे तो फाइनेंसेस भी उतने इंपॉर्टेंट हैं। तो कोविड के समय में फाइनेंसेस अगर कम उनको उपलब्ध किए गए हैं, जबकि आप जानते हैं कि पंचायत के लोग ज़्यादातर गाँव को टैकल कर सकते हैं, वहाँ के पंच या सरपंच टैकल कर सकते हैं, ज़्यादातर वो पीपल हैं जो लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। तो इसलिए टिप्पणी की गई है कि अगर प्रॉपर फंड मुहैया किए जाते पंचायतों को तो शायद जितना टैकल वो अच्छे से कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। तो उन्होंने कुछ ग्रे एरिया के बात तो इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सरकारी कमीशन की बात हम करते हैं। भाई सरकारी कमीशन किस बारे में था? स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशनशिप एक तरह से, या स्टेट सेंटर डिस्प्यूट्स ऑफ फाइनेंसेस। तो कॉन्क्रीट लिस्ट के ऊपर टिप्पणी की थी उन्होंने कि सब्जेक्ट्स आर नीदर एक्सक्लूसिवली ऑफ नेशनल और नॉट लोकल कंसर्न एंड हेंस ऑक्यूपाई कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रे एरिया। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं हमारे सोसाइटी में जो ना तो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, मतलब देश को उसकी मतलब देश के लिए उतना इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है, नेशनली इंपॉर्टेंट नहीं, और ना स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार मुद्दे ऐसे होते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मान लो चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई एक 2-4 गांव हैं जो जिनमें समस्याएं अलग ही तरह की हैं, सपोज करिए, तो वो बहुत ही एक आप कह लीजिए कि बहुत ही डीप डाउन टॉपिक हो गया, जिसको रिजॉल्व करना आई थिंक पंचायती या जो सिस्टम हमारे देश में बना हुआ है थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस का, उसके पास रहेगा तो ठीक तरीके से काम कर सकेंगे वो। वेल, ये 7th शेड्यूल को बनाया क्यों गया था? कुछ है कि यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ताकि स्टेट के पास भी पावर है और एक तरह से इंटेग्रिटी बनी रहे स्टेट्स के बीच में। इनेबलिंग रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि केंद्र के अंदर अलग सरकार होएगी और प्रदेश में अलग सरकार होएगी, तो गवर्नेंस दो के बीच में रहेगी। और एक तरह से क्या होता है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सेंटर के हाथ में है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो स्टेट के हाथ में हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है। ज़्यादा पावर का केंद्रीकरण करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए पावर का फेडरलिज्म क्रिएट किया गया, ताकि स्टेट के पास भी अथॉरिटी रहे और दो तरह की सरकारें जो हैं जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ केंद्र सरकार करें, कुछ राज्य सरकार करें, और ये सारी बातें यहाँ पे कही गई हैं। ऑलराइट, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप काफ़ी बातें हैं जो मुझे लगता है कि इन्होंने लिखी तो हैं, जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर बात की गई है। 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो 73rd है अबाउट दी दैट इज़ पंचायती राज, एंड 74th है अबाउट दी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ताकि विलेज और टाउन के अंदर जो है वो एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस जो है वो आ जाए। तो ये यहाँ से एक इंपॉर्टेंटली टॉपिक डिस्क्राइब किए गए हुए हैं। गवर्नेंस के ऊपर बात की गई हुई है, और रिकमेंडेशन है कि सेंटर सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन थी सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप के ऊपर। कई बार एग्जाम में आता है कि सरकारी कमीशन किस बारे में था, तो सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप्स, ये बात यहाँ से है। तो ये आई थिंक काफ़ी बातें पुंची कमीशन है, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि भाई यूनियन शुड ओनली ट्रांसफर दोज सब्जेक्ट्स इनटू द कॉन्करेंट लिस्ट विच आर सेंट्रल टू अचीविंग
डेमोन्स्ट्रेटेबल नेशनल इंटरेस्ट। आप जानते हैं कई समय से जो स्टेट के पास सब्जेक्ट्स थे, सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट ने उसको निकाल के कॉन्करेंट में डाल दिया। कॉन्करेंट में डालने से क्या हुआ कि अब पार्लियामेंट भी ऑथराइज है उसके ऊपर लॉ बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो है स्टेट के पास जो अथॉरिटी थी वो लगातार जो है वो छीनी जा रही है। इसके ऊपर थोड़ी सी नोट टिप्पणी की है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है चेंजिंग द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन एमर्जिंग इंडिया। सिविल सोसाइटी क्या होती है और एमर्जिंग इंडिया का मतलब सीधी सी बात यह है कि जो इंडिया अब बनने जा रहा है उसमें सिविल सोसाइटी का रोल क्या है। पहली बात तो सिविल सोसाइटी होती क्या है। जो शब्द है सिविल सोसाइटी, उसका मीनिंग क्या है आपको बता दूं। कुछ ऑर्गेनाइज लोग जब देश के मुद्दों पे एक तरह का प्रोटेस्ट आंदोलन ऑर्गेनाइज वे से करते हैं तो उन मेंबर्स को हम कहते हैं सिविल सोसाइटी मेंबर्स। एग्जाम्पल देख के आपको मैं जस्टिफाई करता हूँ। आपने अन्ना हजारे मूवमेंट के बारे में सुना होगा। अन्ना हजारे एक तरह के गांधीयन, इन्होंने एक मूवमेंट चलाई 2012 के आसपास, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, IAC। इसमें मुख्यतः से अन्ना हजारे थे, अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, किरण बेदी, ऐसे लोग थे, जाने माने लोग। ये वो लोग थे जो बहुत बड़े रिप्यूटेड वकील हैं या IAS IPS ऑफिसर रिटायर्ड या जिन्होंने जॉब छोड़ दी, जो भी है। तो इस तरह से ये जो लोग हैं जिन्होंने मिलके एक प्रदर्शन किया, आंदोलन किया और करप्शन के अगेंस्ट मांग की कि करप्शन जो है वो सिस्टम से खत्म होनी चाहिए। तो इस तरह के जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल है, हम कहते हैं इनको सिविल सोसाइटी। आंदोलन तो किसान भी कर सकते हैं, आंदोलन तो मजदूर भी कर सकते हैं, कोई भी अपने हक के लिए आंदोलन कर सकता है। बस सिविल सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं वो जनरल कॉज के लिए फाइट करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमारे सामने है। इसी तरह से कई बार जो है कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो है कई चीज़ों की मांग करते हैं, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन की मांग की गई थी। तो इस तरह से मैंने एग्जांपल दे दिया कि अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और इस तरह के लोग जब ऑर्गेनाइज वे से किसी चीज़ की मांग रखते हैं जो उनकी पर्सनल उसके लिए नहीं है, देश के लिए है, तो हम कहते हैं उसको सिविल सोसाइटी मेंबर्स। कई आज की डेट में काफ़ी एक्टिव हैं सिविल सोसाइटी मेंबर्स प्रदूषण को लेके, एनवायरनमेंट को लेके। दिल्ली में काफ़ी प्रदूषण है तो उसके खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठाते हैं लोग और प्रोटेस्ट करते हैं। मगर बात क्या है हम एक बात डिस्कस कर लेते हैं कि अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, प्रधानमंत्री के बहुत खास अजीत डोभाल, बहुत ही खास रॉ के पुराने एजेंट एंड बहुत बड़े ऑफिसर रहे हैं एंड राइट हैंड माने जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के। उन्होंने कहा है कि सिविल सोसाइटी का जो रोल है वो आज की डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सिविल सोसाइटी को का जो काम करने का तरीका है, हो सकता है कई बार कि सिविल सोसाइटी के जो लोग मुद्दा उठाते हैं वो एक जेन्युइन कॉज है, जैसे करप्शन का अन्ना हजारे का था। पर कभी कभार एनवायरनमेंट के लिए जो लोग खड़े होते हैं सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, वो एंटी डेवलपमेंट भी उनका एजेंडा होता है। ये अजीत डोभाल कहने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट जब लगाए जाते हैं तो आपको मालूम है कि उसके ड्रॉबैक हैं कि अगर कोई ऐसा अर्थक्वेक हो जाए या कोई ऐसी कंडीशन हो जाए तो अगर न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें ये सारा रिएक्शन टेक प्लेस करता है, न्यूक्लियर रिएक्शन, तो उससे जो रेडिएशन निकलेंगे हार्मफुल, वो पूरे एरिया को तबाह कर सकती है। जापान में फुकुशिमा के अंदर एक ऐसा अर्थक्वेक आया था और उसके कारण न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर ब्लास्ट हुए थे और काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई थी, जान और माल दोनों का नुकसान हुआ था। तो ऐसे इमेज में जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं जो इनके अगेंस्ट खड़े होते हैं, सरकार कई बार उनको जो है वो एंटी डेवलपमेंट भी कहती है। मगर देखिए सरकार के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू क्रिएट जॉब्स एंड डेवलपमेंट, मगर सिविल सोसाइटी के मेंबर जो हैं वो बात करते हैं प्रदूषण की, आम आदमियों की, उनके दिक्कतों की, तो कई बार क्लैशेस भी पॉसिबल उनके बीच में हो सकती है। इन्होंने कहा कि दे विल हर्ट द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। आप पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर तो इंटरेस्ट ऑफ नेशन को मैंने अंडरलाइन किया है, मैं एक और कलर से इसको अंडरलाइन करता हूं ताकि आपको ठीक तरीके से मालूम चल जाए। देखिए, हर्ट द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, सीधे सीधे अजीत डोभाल ने कहा कि ये सिविल सोसाइटी के जो मेंबर हैं ये देश के इंटरेस्ट को हैम्पर कर रहे हैं।
ये एंटी डेवलपमेंट है। खैर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो मोर अबाउट द न्यूज़, हम इसमें बात करें थोड़ी सी तो देखिएगा कि NSA माने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एम्फसाइज्ड दैट सिविल सोसाइटी इज न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉर। न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉर कहा है इनको, न्यू फ्रंटियर ऑफ वॉर। वॉर हम पाकिस्तान से भी कर रहे हैं बॉर्डर पे, चाइना से भी हो रहा है, नक्सलवादी माओवादियों से भी हो रहा है। कई बार अलगाववाद के सुर अपनाते हैं लोग, चाहे पंजाब में चाहे कश्मीर के अंदर, तो उनसे भी एक तरह की आर्मी जूझती है। पर ये कौन से लोग आ गए जिनसे वॉर की बात अजीत डोभाल कर रहे हैं? इनको इन्होंने फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर कहा है। मुझे लगता है ये यूपीएससी लेवल क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है एचएस का, कि फोर्थ जनरेशन ऑफ वॉर जो अजीत डोभाल ने स्टेटमेंट दी है, या फिर अजीत डोभाल भी लिखेंगे वो एग्जाम में, क्योंकि किसी का नाम लेना ठीक नहीं होता ऐसे केसेस में, तो लिखेंगे कि फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर की जो बात की गई है उसका कनेक्शन कौन से तरह के लोगों के साथ है, माने उसका कनेक्शन किन के साथ है। तो लिखेंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस, और सही ऑप्शन होगी सिविल सोसाइटी मेंबर्स के साथ। तो ये कहते हैं कि एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम बीइंग सबवर्टेड, डिवाइडेड एंड मैनिपुलेटेड। इनका कहना है कि ये सिविल सोसाइटी के लोग जो हैं वो लोग को मैनिपुलेट करते हैं, उनको, वो मासूम होते हैं, इनोसेंट होते हैं, सेमी लिटरेट होते हैं, तो उनको आंदोलन के रूप में खड़ा करके जो है वो एंटी डेवलपमेंट काम करते हैं। मैंने एग्जांपल दे दिया पहले ही कि कुंदनकुलम के अंदर जो न्यूक्लियर प्लांट लगने वाला था, सो कुंदनकुलम का न्यूक्लियर प्लांट जो तमिलनाडु में लगने वाला था, कुछ सिविल सोसाइटी के मेंबर्स ने कहा कि भाई ये बहुत रिस्की है, यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी अगर कुछ ऐसी घटना घट जाती है तो उन्होंने पूरे इलाके के लोगों को खड़ा करके प्रोटेस्ट कर दिया और कंपनी उस प्लांट को स्टार्ट नहीं कर पाई। तो क्या एंटी डेवलपमेंट है? क्या भारत सरकार की जो समस्या एक तरह से डील करना है, नक्सलवाद, माओवाद और इन सब चीज़ों को, तो क्या ये भी इक्वल टू दीज गाइज हैं? क्या हम कैसा कह सकते हैं? खैर ये अजीत डोभाल ऐसा कह रहे हैं, बट वी शुड टेक इट मोर सीरियसली, क्योंकि कई बार पाकिस्तान चाइना से फंडिंग आ सकती है, ये भी किसी भी तरीके से इंडिया के डेवलपमेंट को आप रोके। तो कई भी एनजीओ इस तरह से, या कभी कई सिविल सोसाइटी के मेंबर्स जो हैं वो एक तरह से सिविल सोसाइटी का रूप लेके एंटी डेवलपमेंट कार्य भी कर सकते हैं। ये इंटरनल सिक्योरिटी का भी मामला है। तो फर्स्ट जनरेशन जो वॉरफेयर था उसमें जैसे कि बैटल फील्ड वॉर, पाकिस्तान की तरफ से यहाँ के तरफ से आर्मी के बीच में क्लैश हो गया। सेकंड जनरेशन में आर्टिलरी फायर होती है, जैसे कि मान लो मशीन गन्स आ गई और इस तरह से जो है वो फायरिंग होना स्टार्ट हुई। थर्ड में जो है वो जनरेशन के अंदर देखेंगे, थर्ड जनरेशन टू स्पीड सरप्राइज इन्फिल्ट्रेशन एंड ऑफ एन एनिमीज मिलिट्री। तो जैसे मान लो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, उनके टेरिटरी में जाके हमला कर दिया, इस तरह से थर्ड जनरेशन। पर अभी फोर्थ जनरेशन जो है वो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स की तरफ जो है इनका अंदेशा है। बहरहाल मैं थोड़ा सा आगे यहाँ से बढ़ता हूँ। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी का रोल क्या है? जिन्होंने मेंस में सपोज सोशियोलॉजी रखा है उनको ये टॉपिक आ सकता है मेंस के अंदर। देखिए मेन पर्पस क्या है इनका? देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब क्या है कि जो आम जन है, जिनकी बात सरकार तक नहीं पहुँच पाती है और जिनके अधिकारों का हनन होता है, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स का काम है कि उनके अधिकारों के लिए फाइट करना, टू फाइट फॉर देयर राइट्स, टू फाइट फॉर देयर कॉज। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन एंड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे मान लो स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, तो स्वाभाविक है कि आसपास में हमारे जितने भी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनकी देखभाल करना, उनको साफ रखना, उनको मेंटेन रखना, उनको डैमेज ना होने देना, ये भी क्या हमारा काम नहीं है एज अ सिविल सोसाइटी? बिल्कुल काम है। इम्प्रूव्ड गवर्नेंस, गवर्नेंस को इम्प्रूव करना। सरकार कई बार स्कीम्स लॉन्च करती है, धरातल तक वो नहीं पहुंच पाती बिकॉज हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसमें कई तरह की समस्याएं हैं, और जितना सरकार प्लान करती है उतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। तो सिविल सोसाइटी के लोगों को जनता के बीच में जाके बताना चाहिए कि भाई आपके लिए फलनी स्कीम आई है, इसका फ़ायदा उठाइए, ऐसा है, ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ऐसे से फला फला काम होएगा। तो इससे आप पब्लिक को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बड़े लेवल पे उन्हीं की ही डेवलपमेंट के लिए। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, आप ट्रेन करिए लोगों को, आप उनको केपेबल बनाइए उनको आगे ले जाने के लिए, ताकि वो देश के लिए एसेट्स साबित हो सकें। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, सही बात है, ऐसे यहाँ पे पिक्चर बता दी है ओल्ड एज पर्सन की। रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या है? आज की डेट में कई बार ओल्ड जनरेशन के जो लोग हैं उनको घर में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है,
और वो मजबूर हो जाते हैं कि कहीं किसी और ओल्ड एज होम में रहने का, या फिर जो भी उनको समस्याएं आती हैं। कई बार आप फेसबुक पे देखते हैं, यूट्यूब पे कई लोग हैं, जो कोई महिला है जो मोर देन 80 है, 90 है और अकेली रह रही है, उसके परिवार वाले उसके साथ नहीं रहते। तो सिविल सोसाइटी के लोगों का ये भी पर्पस है कि भाई उन लोगों को, या कोई विधवा हो गई है, या जातीय नाम पे किसी को जो है डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, किसी दलित ने किसी अप्रकाश से शादी की है और उनको बेदखल कर दिया गया है, तो इस तरह के अगर आप लोगों के साथ जो है उनको रिलीफ देते हैं किसी तरह की, या कोई बीमार चल रहा है, कैंसर हो गया है, गरीब है, इलाज नहीं करवा सकता है, कोई भी दिक्कत हो, इनकम जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल। अगर आप किसी भी तरीके से काम करते हैं और वो एक एंटरप्रेन्योरशिप है एंड वहाँ को लोगों को जॉब मिलती है, गांव के एरिया में, छोटे कस्बे के एरिया में, तो स्वाभाविक है कि आप देश में आगे योगदान देते हैं। एनकरेजिंग लाइवलीहुड एंड एनकरेजिंग न्यू लाइवलीहुड प्रोग्राम्स, बिल्कुल सरकार कई तरह की योजनाएं जारी करती है, इसमें कि रोजगार के साधन होते हैं। तो मैंने पहले से कहा कि सरकार से बन के आएगी वो स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट आगे स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट से आते आते डिस्ट्रिक्ट और आगे तक गाँव तक उतनी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है। एक बड़ा रीज़न है कि अनअवेयर वो लोग होते हैं, तो सिविल सोसाइटी के लोग उनको अवेयर करें और लाइवलीहुड के प्रोग्राम को प्रॉपर्ली वहाँ तक पहुँचाएँ। ऑर्गेनाइज्ड कोऑपरेटिव्स, ऑर्गेनाइज कोऑपरेटिव का मतलब क्या है भाई? हमारे देश में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज काम करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट संस्थाएं काम कर रही हैं, और वो ऑर्गेनाइज वे से काम करती हैं, तो सभी का इसका में भला होगा, सभी की इसमें डेवलपमेंट होगी। तो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, अगर वो एक तरह से इकट्ठे होकर काम करेंगे तो नेचुरली जो है देश की डेवलपमेंट में ये अच्छा साधन होएगा। ड्राइवर डिलीवर सोशल सर्विसेज, समाज के अंदर जो सेवाएं हमें देनी चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और हम ये करते हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप होगा सिविल सोसाइटी के मेंबर्स का। आप अपने आसपास के लोग जो दरिद्र हैं, जिनमें दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, और वो उनको हेल्प की ज़रूरत है, तो उनको हेल्प करके, अब इसमें काफ़ी ज़्यादा बातें की गई हुई हैं। आई थिंक आप हर एक पॉइंट के ऊपर, एडवोकेसी, इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कई लाइन लिख सकते हैं। तो इसको बना के इस तरह से बिल्कुल डिट्टो बनाना आप मेंस में, और ऐसे आपको हेल्प करेगा। देखो, द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी इज अ सोसाइटी ड्रिवन बाय पीपल देमसेल्व्स, लोग ही उसके लिए आते हैं, एंड इट हैज़ ओरिजिन इन द एंशिएंट टाइम्स, ऑल ऑल्दो द अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंग हैव चेंज्ड ओवर द पीरियड। मैंने पहले से कह दिया कि ये ग्रुप ऑफ पीपल थे जो किसी भी चंबा, तांगड़ा, हमीरपुर, दिल्ली, चंडीगढ़ के लोग ऑर्गेनाइज करेंगे अपने आप को, सोसाइटी बनाया करते हैं ये लोग, और उसके द्वारा फिर अपने मुद्दे रेज किया करते हैं। आजकल तो मैं देख पा रहा हूँ कि हर छोटे छोटे मोहल्ले में भी सोसाइटीज़ बन रही हैं, और उन सोसाइटीज़ का कोई एक जो है बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया, एक मान लो कोई जो है वो उसका वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा, और इस तरह से वो अपने मुद्दों को, अपने मोहल्ले के मुद्दों को सरकार के सामने रखेंगे। ऑलराइट। Roman word societas civilis, which was the root of word of it, having synonymity with a good society. तो सिविल सोसाइटी का मतलब है कि एक अच्छी सोसाइटी। अब इसमें काफ़ी बातें कही हुई हैं, वर्ल्ड बैंक कुछ और कह रहा है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, सोसाइटी, सिविल सोसाइटी रेफर्स टू द वाइड एरे ऑफ नॉन गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये सभी वो संस्थाएं जो एनजीओज हैं या सोसाइटीज़ बनती हैं शहरों में, गाँव के अंदर, तो उनके बारे में कह रहा है कि जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं, समाज के भले के लिए काम करती हैं, चाहे वो फिर कल्चरल, एथिकल हो, या पॉलिटिकल हो, धार्मिक हो, फिलैंथ्रोपिक हो, किसी भी तरह का काम अगर आप करते हैं, तो सारी इस तरह से। तो इसमें मैंने काफ़ी बातें कह दी हैं, एंड अगर आप देखेंगे, हाउ विद द इमर्जिंग इंडिया द रोल ऑफ इंडियन सिविल सोसाइटी इज चेंजिंग, गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट कर सकती है, और आज हो रहा है। आज हमारे देश में आस पड़ोस में इतने एनजीओज हैं कि जो सरकार की सुविधाओं का जनता को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमेशा कार्यरत हैं। तो ऐसी बात, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन द स्टेट एंड मार्केट। Civil society has gone beyond its traditional role of watchdog to using government mechanism like social auditing, monitoring outcomes of programs to hold it accountable. सरकार अपना काम प्रॉपर कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, इसके लिए भी सरकार को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। तो बहुत अच्छी काम हो रहे हैं, गवर्नेंस में हो रहा है, सोशल में काम हो रहा है। एनजीओज, कई तरह के एनजीओज हैं, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन, वर्ल्ड विजन, आरंभ इंडिया, ये इतने अच्छे एनजीओज हैं जिन्होंने देश के लिए, आम जनता के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। और स्पेशली जो आरंभ इंडिया है, इसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। जो सेक्सुअल एब्यूज़ है बच्चों के लिए, जो जैसे होता है चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ है, फॉर एग्जांपल कई बार 8 साल की बच्ची है, 10 साल के बच्चे हैं, उनके साथ जो एब्यूज़ होता है, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है, उनके अगेंस्ट बहुत बढ़िया काम किया।
आप जानते हैं कि सरकार कितना का काम कर सकती है? मुझे आप बताइए, क्या सरकार हर गली मोहल्ले में 3-4 पुलिस वाले रख सकती है क्या कि आप सुरक्षा करिए? ये तो आप लोग, हम लोग ही जब मिल के अपने समाज के लिए एक सोल्जर की तरह खड़े हो जाएंगे कि जो बुराइयां हैं उनको दूर करेंगे, तो स्वाभाविक ही कि समाज ठीक होएगा उससे। इकोनॉमिक भी है, जैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है। आप लोगों को उनके बारे में डिटेलिंग देते हो, अवेयर करते हो, तो उससे जॉब क्रिएट होती हैं। और आगे काफ़ी बातें कही गई, इसमें पॉलिटिकल भी है जी, इसमें कई बातें हैं जो राजनीतिक भी हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा आपको मैं बताता हूँ कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये एडीआर एक संस्था है, 2000 के आसपास बनी थी ये। इसका पर्पस था कि पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा कहाँ से मिलता है और उनके उनके फंड्स का इस्तेमाल कहाँ होता है, वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इलेक्शन के समय आप जानते हैं काफ़ी धांधलियाँ होती हैं, शराब की बोतलें पकड़ी जाती हैं या कई तरह की चीज़ें जो है लोगों को दी जाती हैं ताकि वोट उनको वो दे सकें। ये पैसा कहाँ से आता है और इस पैसे को जो दे रहा है उसका फिर सरकार से क्या पर्पस होगा बाद में, तो ये सारी बातें उनमें डिटेलिंग में बताई गई हुई हैं। तब इसमें काफ़ी बातें हैं, चैलेंजेस क्या हैं सिविल सोसाइटीज़ को, तो आप इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी बातें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इतनी अच्छी ये विजन ने बहुत डिटेलिंग कर रखी हुई है, लगता है कि जैसे कि मान लो आपने प्री के साथ मेंस को भी पढ़ना है। यदि आप प्री के साथ मेंस को भी देख रहे हैं तो फिर आप इसकी हर एक बात को पढ़िए और उसके नोट्स बनाइए। अब ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया लगा मुझे कि जो पंचायत वाला है, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, let me tell you, recently one day international conference was organized to commemorate 25th year of enactment of PASA, या पीसा कहते हैं, एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसके ऊपर 25 साल इसके हो चुके हैं, 1996 है। तो ये पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया, भाई शेड्यूल्ड एरिया क्या चीज़ होती है, हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो बहरहाल फटाफट से आते हैं कि अबाउट पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट पेसा 1996। आपने ये हेडिंग डाल के पंचायत पूरा, ये पहले वाली जो लाइन है ये लिख के नीचे जो मैं कह रहा हूँ वो बात आपने लिखनी है। तो फर्स्ट पॉइंट आप इसको लिख ही लेना कि आर्टिकल 243M of the Constitution exempt fifth area from Part 9 of the Constitution by the Parliament is empowered to extend its provision to the scheduled and tribal area by law without it being considered as an amendment to the Constitution। अभी सारी बात क्या है आपको बता दूं मैं कि 243M जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि भी जो फिफ्थ शेड्यूल के अंदर जो बातें लिखी गई हैं, स्पेशली बता दूं आपको मैं, जो फिफ्थ शेड्यूल के अंदर जो बातें लिखी गई हैं या किसके बारे में है वो, तो एक शेड्यूल्ड एरिया के बारे में है। हमारे देश में कई ऐसे जनजातीय इलाके हैं जिनकी सामाजिक जो परिस्थिति है डिफरेंट है, जिनकी समाज में रहना सहना बहुत डिफरेंट है, शादी करने का तरीका बहुत डिफरेंट है, जिनमें सेपरेशन का तरीका बहुत डिफरेंट है, जिनमें धार्मिक मान्यताएं बहुत डिफरेंट हैं। तो उन एरिया को फिलहाल जो है थोड़ा सा सरकार ने छूट दी है कि भाई हम तुम्हारे किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इनका ये बहुत ही अलग है, इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। अब जानते हैं कि हिमाचल की मैं बात करूं, चूंकि मैं वहाँ से आता हूँ, तो आज भी यहाँ कई ऐसे इलाके हैं, ट्राइबल इलाके हैं, शेड्यूल्ड एरिया है, जहाँ की जो मान्यताएं हैं, ऐसा लगता है कि ये क्या है भाई, तो सरप्राइजिंग सा फील होता है। शादी करने का तरीका बहुत सरप्राइजिंग है, तलाक का तरीका बहुत सरप्राइजिंग है। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदू कोड बिल के अंदर जो है वो अगर आप देखेंगे तो इसमें एक जो हस्बैंड है उसकी एक ही पत्नी हो सकती है एट अ टाइम, मगर वहाँ पे उनका अलग ही सिस्टम है, जो उनका कल्चर है। अगर एक पत्नी के 3 पति हो सकते हैं तो अलाउड है उनको, एक पति की 2 पत्नी हो सकती हैं अलाउड है उनको। वहाँ पे इंटरफेरेंसेस नहीं की गई फिलहाल, क्योंकि उनको एक मेन स्ट्रीम इंडिया के साथ जोड़ने के लिए भी बहुत काम करना पड़ेगा। तो अगर हम उनके ऊपर कानून अप्लाई करेंगे, सामाजिक लॉ जैसे कि शादियाँ, डिवोर्स और ये सब, तो ये ना हो कि उनको लगे कि ये कुछ अलग चीज़ें हो रही हैं उनके साथ और दे विल डेविएट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू इंडिया। तो जी ये चीज़ें हैं। और कहा गया कि आर्टिकल 243M ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जेम्प्ट द फिफ्थ शेड्यूल एरिया फ्रॉम पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। मैंने पार्ट 9 के अंदर बहुत ही क्लियरली बातें कही गई हैं कि भाई पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगी उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होना है इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट एरिया के अंदर कैसे होना है।
तो आपको बता दूं शेड्यूल्ड एरिया को उससे अलग रखा गया है, विच मीन्स कि पार्लियामेंट और स्टेट के बनाए हुए लॉ वहाँ पे अप्लाई नहीं होते उन एरिया के अंदर, ताकि उनको एक तरह की इम्यूनिटी मिले कि जो भी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के लॉज हों वो उन पे इम्प्लाई ना हो। हाँ, जब वो कहें कि जी हमें बदलाव चाहिए तो फिर हम उनके अंदर बदलाव करेंगे। बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ दिलीप सिंह भूरिया कमेटी, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी को आप याद रखिए। दिलीप सिंह भूरिया कमेटी के ऊपर सवाल आते हैं कि दिलीप सिंह भूरिया कमेटी जो है वो किस बारे में है। तो इन शॉर्ट पंचायत के बारे में, और थोड़ा डीप जाएंगे तो जो पंचायत के अंदर जो शेड्यूल्ड एरिया वाले जो पंचायत हैं उनके लिए बनाया गया 1996 में। और इसमें और कई बातें कही गई हैं, ज़्यादा बातें करेंगे तो कन्फ्यूजन्स आपको क्रिएट हो जाएगी। फिलहाल ऐसे कौन से राज्य हैं, अभी हो गया एचएस वाला सवाल। एचएस का सवाल हो जाता है ये वाला कि 10 ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें शेड्यूल्ड एरिया बनाए गए हैं। आपको बता दूं हमारे चंबा के अंदर जनजातीय क्षेत्र एक ऐसा है जहाँ पे ये प्रथाएं अभी भी चली हुई हैं कि अगर एक लड़की कोई लड़का भगा के लेके जाता है और वो लड़की उसके यहाँ एक जो है शाम रह के आती हैं और उनके घर वालों के साथ और ठीक तरीके से बात करती है। एंड मैंने किसी से सुना, वैसे ये डॉक्यूमेंटेशन इसकी कुछ बुक्स में मिली है, आज ऐसा है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, मगर जैसे अगर वो वहाँ पे रहे एंड अगर वो रात्रि का भोजन कर ले उनके साथ एक खुशी के साथ, और तो उसको उसको जो है वो ये नहीं कहा जाएगा। जैसे कि आप देखिए नॉर्मली केसेस में कोई लड़का लड़की को जो है भगा के लेके जाता है तो स्वाभाविक है कि वो उसकी चॉइस के खिलाफ है, उस विमेन की। तो इसमें कोई केस हम क्रिएट नहीं करते आईपीसी का उनके खिलाफ, एंड वो मान लिया जाता है कि अगर उसने वहाँ खाना खा लिया है तो शी हैज़ एक्सेप्टेड दी प्रपोजल। तो अब ये मेन स्ट्रीम जैसे जो लोग बहुत आगे देश दुनिया से जुड़े हुए हैं उनको अजीब लगता है कि भाई ये क्या तरीका है कि कहीं से भी किसी को उठा के लेके चले जाएंगे। ये गलत है, उसकी अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसका फ्रीडम टू चूज एनीथिंग है, और किसी के द्वारा उसको किसी भी उससे उठाना इट्स अगेंस्ट डिग्निटी, राइट टू लाइफ, एंड आर्टिकल 21 का ये हनन है उसका। मगर खैर ये होता है। तो 10 जो स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना, इन 10 राज्यों के अंदर शेड्यूल्ड एरिया बनाए गए हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि लड़की का, आजकल वैसे वो बहुत ही कम है मगर एक समय पे वो था, पर आज भी वैसी अगर मान्यताएं उनकी हैं तो उनको सरकार ने छूट दे रखी है कि भाई जब तक आप अपने समाज को ऊपर नहीं लेके जाते हैं हम कानूनी रूप से या कानून के डंडे से आपको मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे। अब बदल रहा है समाज आस्ता आस्ता, अब देखिए कल्चर बदल रहे हैं। बर्थडे केक आजकल की डेट में आप देखिए कि जो गांव बहुत पिछड़े थे आज वही बर्थडे मना रहे हैं। पिछले 4 साल में मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चों के बर्थडे मनाना कॉमन हो रहा था, 4 साल पहले मनाते थे, पर आजकल जैसे कि पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके भी बर्थडे मनाए जा रहे हैं, पहली बार मनाए जा रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में ये बेकरीज और ये सब चीज़ें आसपास पहुंच चुकी हैं और बर्थडे को सेलिब्रेट करना, कुछ पैसे भी आ चुके हैं लोगों के पास। तो ये समाज खुद बदल रहा है, मैंने इसमें सरकार ने नहीं कहा कि तुम्हें बर्थडे केक काटना है, ये खुद ऐसा माहौल बन रहा है। और इस तरीके से हम कहीं ना कहीं जो अपना कल्चर है वो उसको एक शिफ्ट दे रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि भी गलत है ये ऐसे नहीं होना चाहिए, कोई ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है केक काटना, कह सकते हैं कि इससे कल्चर खराब हो रहा है इंडिया का, मगर मेरे अकॉर्डिंग जो है ये एक ऐसा चेंज है जो आप रोक नहीं सकते हैं। दिस हैज़ रियली मेक अ बिग इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। और आज की डेट में देखिए आप तो सेलिब्रेशन होती है, इसे केक काटते हैं, और मैं कई पिक्स देखता हूँ फेसबुक पे जहाँ पे किसी के ग्रैंड पेरेंट्स के पहली बार बर्थडे मनाया जा रही है क्योंकि उनके आसपास में गांव लेवल पे बेकरी पहुंच चुकी हैं। दिस इज़ ग्रेट चेंज। मगर सरकार वही कह रही कि भाई जो शेड्यूल्ड एरिया हैं अगर उनमें कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो उनके पूर्वजों से आती रही हैं पिछले 1000 सालों से, 2000 सालों से, सो हम उनको चेंज नहीं करेंगे कानून के द्वारा। वो खुद अपने आप में बदलाव लाएं और जब हो जाएगा तो हम उनको मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे, तब तक कोई भी लॉ उन पे हम अप्लाई नहीं करेंगे। और वेल ये है। और मेजर पावर ऑफ ग्राम सभाज अंडर पीसा, वेल पीसा मीन्स पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया। ऐसी पंचायतें जो पीसा के अंडर आती है, ये पैसा के अंडर आती है, उनके पास क्या पावर्स होती है। मैं भी गांव से आता हूँ, मेरी पंचायत के पास ऐसी पावर नहीं है क्योंकि मैं शेड्यूल्ड एरिया से नहीं हूँ। मगर मैं शेड्यूल्ड एरिया से हूँ जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर रखा होता है, तो उन पंचायतों के पास क्या ताकतें हैं, क्या पावर है। नॉर्मल ग्राम पंचायत से उनकी पावर्स अलग होती हैं, डिफरेंट होती है। तो देखिए यहाँ लिखता हूँ मैं, टू मैनेज द माइनर वाटर बॉडीज,
ऑनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर की डेफिनेशन बहुत डीप है, आप इसको ज्योग्राफी में देखेंगे, मगर मैं मोटे मोटे तरीके से बताता हूँ। जो वाटर बॉडीज होती हैं, तालाब हैं, नदियाँ हैं, इन सब पे अधिकार जो है वो उस पंचायत के लोगों का होता है। मैंने वहाँ से क्या प्रोड्यूस करना है, क्या नहीं करना है, वो उनका होता है, सरकार उनको रोक नहीं सकती उसमें। और ऑनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब होता है जंगल के अंदर कई तरह के चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। आपको मैं क्या बताऊं, जंगल से जैसे जो पेड़ हैं, हमारा जंगल है, वहाँ से कई तरह के उत्पाद प्रोड्यूस होते हैं, तो उन उत्पाद पे अधिकार उस पंचायत का होता है। सरकार नहीं कह सकती कि भाई लैंड तो हमारी है, गवर्नमेंट लैंड है, तो यहाँ जो पैदा हो रहा है वो गवर्नमेंट का है, नहीं। जड़ी बूटियों से कई चीज़ें पैदा होती है जंगल के अंदर, और इन पे उनका अधिकार हमेशा रहता है। तो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, लकड़ी है, छोटे छोटे ये चीज़ें, या तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें वैसे लोकल लैंग्वेजेस में तो कई चीज़ें इनको बोलते हैं, मगर आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इनको डिटेलिंग में कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में क्या क्या चीज़ें आती हैं जिन पे इनका अधिकार रहता है। To control institution and functionaries in all social sectors and local plans, जो उनके आसपास में संस्थान होते हैं, छोटे स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, संस्थान हैं, डिस्पेंसरीज हैं, इनको ही कंट्रोल कर सकते हैं, कैसा काम कर रहे हैं, कैसा काम नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। पावर ऑफ मैंडेटरी कंसल्टेशन इन मैटर्स ऑफ लैंड एक्विजिशंस, सरकार जब रोड बनाती है, कुछ भी काम करती है, तो उसको पहले लैंड एक्वायर करनी होती है। सो लैंड के ऊपर भी इसका ये अधिकार होगा। तो लैंड एक्विजिशन करने से पहले पंचायत की तरफ से हामी मिलनी चाहिए, यस होना चाहिए, तभी आप आगे काम कर सकते हैं। रिसेटलमेंट ऑफ एंड रिहेबिलिटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंसेस, माइनिंग लीजेस फॉर माइनर मिनरल्स, तो जो मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं उस पंचायत के एरिया में, और वो भी सरकार को अगर निकालने हैं तो पंचायत से परमिशन लेनी पड़ेगी, और पंचायत के पास अधिकार होगा उनको निकालने का। वेल, रेगुलेट एंड रेस्ट्रिक्ट सेल्स कंजप्शन ऑफ लिकर, मैनेज विलेज मार्केट्स, कंट्रोल मनी लेंडिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देख कितनी बड़ी बात कही कही यहाँ से कि लिकर, वैसे आप जानते हैं गुजरात में, बिहार में बैन है, लक्षद्वीप में बैन है शराब, नागालैंड में बैन है शराब, तो यहाँ पे शराबबंदी हो रखी है, बैन है शराब, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि एक लॉ पास करेंगे और बैन कर देंगे। मगर सपोज जिन एरियाज के अंदर मैंने 10 राज्य कहे हैं जहाँ पे ये पीसा लॉ अप्लाई होता है, तो उन पंचायतों के पास ये पावर है कि अपनी अपनी पंचायतों के अंदर उनके पास एक ऑटोनोमस पावर है, द फ्री टू मेक एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द पंचायत्स। तो उस सिचुएशन के अंदर वो अपने पंचायत में शराब को बैन करा सकते हैं, उनके पास ये अथॉरिटी है। तो मीन्स उनके पास लॉ मेकिंग अथॉरिटी है। वैसे ग्राम सभाओं के पास कोई लॉ मेकिंग अथॉरिटी नहीं होती है, ऑलराइट, नॉर्मल जो है, मगर शेड्यूल्ड एरिया के अंदर उनके पास अथॉरिटी है टू मेक द लॉ फॉर देयर विलेजेस। और विलेज मार्केट्स हैं, व्यापार कैसे कैसे हो रहा है, सारी वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी अथॉरिटी लग रहा है कि इसे दी गई पीस एक्ट के तहत। तो पीस एक्ट के तहत पंचायतों को बहुत ज़्यादा पावर्स जो हैं वो दी गई हैं। इसमें प्रोविजंस की हम बात कर रहे हैं, तो प्रोविजंस ऑफ पीस एक्ट, द प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, स्टेट पंचायत राज एक्ट्स फॉर 5th शेड्यूल्ड एरिया। इसमें कई बातें कही गई हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ये बड़ी बात है, क्योंकि नॉर्मली पंचायतों को इतनी पावर नहीं दी जाती, तो इतनी ज़्यादा पावर देना था कि एक अलग तरह की गवर्नमेंट पंचायत लेवल पे पार्टिसिपेट कर रही है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, क्योंकि ग्राम सभा से लोग चुनते हैं, उनको रखते हैं, और ग्राम सभा के अंदर लोग आते हैं और लोग अपनी वोटिंग देके प्रपोजल पास करते हैं। तो नेचुरली एक बिल्कुल जीरो लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस हो रही है, और कई और बातें इसमें लिखी गई हैं। तो इसमें आप इनको पढ़ लीजिए, और ये काफ़ी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ज़्यादा डिटेलिंग में आपको जानने की इसमें ज़रूरत नहीं है, मगर कई इसमें बातें हैं, इसे मैं आपको बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल, PISA empowered tribe through Gram Sabhas to preserve the connection with ecosystem. For example, 2013, Supreme Court of India ordered the Odisha government to seek Gram Sabhas permission for bauxite mining in Kalahandi area. Kalahandi area बहुत अंडर डेवलप्ड है, बहुत पिछड़ा हुआ है, और इसको शेड्यूल्ड एरिया बनाया गया हुआ है। इसका मतलब ये कि अगर राज्य सरकार को अगर वहाँ माइनिंग करनी है, खनन करना है बॉक्साइट का, तो उसको ग्राम सभा की परमिशन पहले लेनी है। कोर्ट का ही ऑर्डर आया था, तो आप समझ सकते हैं कि ग्राम सभा की पावर कितनी ज़्यादा है। मैंने गांव को वही कंट्रोल कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई नहीं। देखो, नक्सलवाद, माओवाद ऐसे ही पैदा हुआ था। सरकार ने एक तरह से डेवलपमेंट करनी स्वाभाविक है, और डेवलपमेंट करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? मिनरल्स चाहिए होते हैं। तो मिनरल्स तो अर्थ के नीचे से निकालेंगे। ज़्यादातर जो मिनरल्स हमारे देश में हैं वो एक जो
छोटा नागपुर वाला जो प्लेटो है, जिसमें कि आप देखेंगे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और ये एरिया ज़्यादातर उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ये इन एरिया में बहुत खनिज पदार्थ हैं। और देखा जाए इन एरिया में ज़्यादातर शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग रहते हैं, बड़ी जनजातियाँ यहाँ रहती हैं। तो जब उनको कहा गया कि भाई तुम्हारे लैंड के नीचे ये मिनरल्स हैं और तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, हमें यहाँ खनन करना है, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम पुश्तों से यहाँ रह रहे हैं, हमारी जनरेशन यहाँ पैदा हुई, दफन हो गई हैं, इसलिए हम इस जगह छोड़ के नहीं जाएंगे। तो उनके ऊपर फोर्सबली पुलिस की लाठीचार्ज के द्वारा उनको वहाँ से बेदखल किया गया। एंड उनके अंदर एक फीलिंग डेवलप हुई कि सरकार हमारी नहीं है, ये ऐसी सरकार है जो डेवलपमेंट की बात कर रही है, मगर हमारी डेवलपमेंट की कहाँ बात कर रही है, हमें तो ऐसे ही रहना है, हमारा जीवन जनजातीय ही है। तो उनको लगा कि ये सरकार का ये हमारी सरकार नहीं, ये किसी और लोगों की सरकार है। एंड दैट इज़ वाई उन लोगों ने जो है बाद में बंदूक उठा के अपने हकों की मांग करना स्टार्ट कर दी। दे फॉट फॉर देयर राइट्स। पर क्या हुआ, फिर नक्सलवाद और माओवाद की समस्या वहाँ पे आ गई और इस हद तक आई कि खून खराबा आज डेट में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हो रहा है। सो ये बातें यहाँ से हैं जो आपने, मेरी हर बात को आप नोट करिए, क्योंकि कुछ बातें जो है मैं यहाँ वहाँ से भी आपको बताऊँगा। जैसे पीसा रूल की हम बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तो इन सरकारों ने अभी ज़्यादातर रूल्स बनाए ही नहीं हैं पंचायतों के लिए। बहुत पीछे हैं स्टेट्स अभी फ़िलहाल ऐसा करने में। तो इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी पुअर हो रहा है। गांव के एरिया के अंदर जो सरकार के लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। तो काफ़ी बातें हैं इसके अंदर। जैसे एग्जांपल मैं आपको, तो जो कुंथी डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, जो शेड्यूल्ड एरिया है, उसमें 65 पीपल जिनकी लैंड एक्वायर की गई है उनसे पूछा ही नहीं गया है। अब जनजाति लोग जो होते हैं वो स्वाभाविक है कि लिटरेट कम होंगे, तो उनकी जो लैंड एक्वायर की गई है उनसे पूछा भी नहीं गया है। और ये काफ़ी इसमें बातें कही गई हैं, तो ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऑर्डर दिए हैं कि सरकार अपनी पावर का इस तरीके से इस्तेमाल ना करे कि सरकार कहे कि भी ऑर्डर आ चुका है, ये है, लोगों से पूछे तक नहीं कि तुम्हारी ज़मीन लेने जा रही, तुम्हारी रजामंदी इसमें है कि नहीं है। इस तरीके से आप ज़मीन लेंगे ये जनता की, और ख़ास की शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया में या शेड्यूल्ड एरिया के अंदर, तो स्वाभाविक है कि लोगों को एक फीलिंग, एलिनेशन की फीलिंग डेवलप होती है कि एलिनेट फील करते हैं आपसे वो लोग कि भाई ये हमारे नहीं है या ये हमारे सोच वाले लोग नहीं हैं। आप जानते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड इसी उसमें बनाए गए थे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड, बिहार से वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो उन ट्राइबल एरिया को, उनके इंटरेस्ट को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो फिर इनका जो ट्राइबल एरिया था, जैसे कि बिहार का हो गया, झारखंड, और छत्तीसगढ़ हो गया मध्य प्रदेश का, इनको अलग कर दिया गया ताकि अब न्यू जो गवर्नमेंट बने उनके लिए यही एरिया, ट्राइबल एरिया जो है वो मेन इंपॉर्टेंस में रहे। तो ये बात यहाँ से हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके अंदर, रोल ऑफ पंचायत इन सर्विस डिलीवरी। मैंने आपको पहले से कहा है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट के आने से आपके घर घर चीज़ें पहुंच पा रही हैं, डिलीवरी हो रही है। शहर में तो हो पा रही हैं, छोटे छोटे कस्बों में हो पा रही है, मगर गांव में फ़िलहाल डिलीवरी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। कुछ समय पहले आई थिंक ऐसा शुरू हुआ था कि यही लोग, आई थिंक जो ये हैं, दैट इज़ पोस्ट मैन जो हैं, ये लोग डिलीवर करेंगे गुड्स का। जैसे अमूमन जो है चीज़ें आप तक पहुंचती हैं उनके ज़रिए, ऐसे ही स्पीड पोस्ट के ज़रिए या ऐसे करने। तो अब ये पाया गया कि भाई और भी तरीके हो सकते हैं कि हम अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर जो गांव-गांव तक पहुंचा हुआ एक इंस्टीट्यूशन है जिसकी पहुंच गांव-गांव तक है। डाकिया का कॉन्सेप्ट जो है पोस्टमैन का बहुत ओल्ड है। तो ये वो पोस्टमैन है, ये जो पर्सन है, इसकी रीच जो है गांव-गांव तक होती है। ये गांव के हर आदमी को जानता है, उसके फादर को, उसके ग्रैंडफादर को, उन सबको वो जानता है। स्वाभाविक है कि अगर उसके थ्रू कोई सर्विसेज, कोई स्कीम्स, कोई डिलीवरी चीज़ वहाँ पहुँचाई जाएगी तो एक क्रेडिबिलिटी वहाँ से बनती ज़रूर है। तो अब सर्विस डिलीवरी की बात की जा रही है। ये लिखो आप यहाँ से पढ़ो, मैसूरू डिक्लेरेशन। तो मैसूरू में डिक्लेरेशन में क्या हुआ है कि 16 स्टेट्स ने पार्टिसिपेशन की है कि कॉमन मिनिमम सर्विसेज, कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो पंचायतों के द्वारा हम देश के लोगों तक पहुंचाएंगे। और इसका पर्पस है कि ग्रास रूट लेवल तक, मैंने बिल्कुल धरातल तक लोगों तक पहुंचा जाए, सर्विसेज सरकार की वहाँ तक पहुंचाई जाए इनके थ्रू। देखिए आपके पास वार्ड मेंबर या प्रधान, उपप्रधान कितनी बार आते हैं कि भाई ये सरकारी स्कीम है जी, इसका फ़ायदा उठाओ। ऐसे आप जानते हैं कि जिनकी इनकम बहुत कम है और वो बीपीएल फैमिली में आते हैं, और सरकार ने उनके लिए एक फ्री मेडिकल स्कीम लॉन्च की है, आरोग्य जन आरोग्य अभियान, जिसमें कि मोदी केयर स्कीम भी कहा गया उसको। इसमें फ्री मेडिकल सर्विसेज हैं, 5 लाख तक का इलाज फ्री में होगा। तकरीबन 10 करोड़ फैमिली इसमें आएंगे।
तो 10 करोड़ फैमिली का या 50 करोड़ लोग मान लीजिए उनका इलाज होगा, ये क्या स्कीम हर किसी को पता है गांव के अंदर। तो किसके थ्रू ये बात हम आसानी से पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो जो लोग हैं जिस भाषा को समझते हैं या अपने जो प्रधान उपप्रधान है या वार्ड मेंबर उनकी बातों को समझते हैं, तो उन तक उनके थ्रू बात पहुंचाना आसान होगा। तो वही फिर उनके कागज बना के देंगे, वही उनको फिर पूरा प्लान बताएंगे। इस तरीके से गांव गांव तक सरकारी स्कीम्स पहुंच सकती है। तो ये चीज़ है जी। व्हाट मेक्स पंचायत सुटेबल फॉर इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तो आपको बताओ, मैंने पहले से कह दिया कि जैसे हम पढ़ लेते हैं वैसे इस बात को, पंचायत्स हैव बीन मैंडेटेड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये लाइन, strengthening social justice, implementation of central and state government schemes, including 29 subjects listed in the 8th schedule of the Constitution. In this context, Panchayat Raj institutions are responsible for delivery of basic services as enshrined under Article 243G, especially in the area of health and sanitation, education, nutrition, drinking water. ये सारे जो टॉपिक हैं, चाहे एजुकेशन है या न्यूट्रिशन है या ड्रिंकिंग वाटर है, हेल्थ है, इनके ऊपर ऑलरेडी उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये आपने बातें ग्राम सभा के द्वारा या फिर घर घर जाके पहुंचानी है। अमूमन होता क्या है कि इतना वो पे नहीं लेते हैं, जो वार्ड मेंबर हैं या प्रधान है, उनका रहता है कि भाई ग्राम सभा आप क्यों नहीं आते हो, हम ग्राम सभा में सारी बातें तो बता देते हैं कि सरकारी स्कीम भाई ये है, ऐसे ऐसे होगा, ये कागज ऐसे बनना बता देते हैं, तो क्यों ये लोग नहीं आते हैं। ज़्यादातर केसेस में ग्राम सभा के अंदर लोग पहुंचते ही नहीं है, इक्का दुक्का 4-5 लोग पहुंचते हैं, वहां पे ग्राम सभा खत्म हो गई। अगर लोग सभी पहुंचेंगे वहां पे तो स्वाभाविक है कि सारी बातें वहां तक पहुंच पाएंगी, पर गांव में लोगों को काम इतने सारे होते हैं कि उनकी प्रायोरिटी वो हमेशा रहता ही नहीं है। तो इस तरीके से अगर कहा जाए तो गांव के लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पुअर है, और इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा सरकार को भी, ताकि उन लोगों को प्रॉपर्ली कहा जाए कि आप घर घर जाके भी इन चीज़ों को बताएं। मगर सरकार पेमेंट बहुत कम करती है और उनका इंटरेस्ट इतना नहीं होता कि हम घर घर जाएं और क्यों इतना पेन लें, पेमेंट बहुत कम मिलती है उनको, जो भी उनके ग्रीवांसेस हैं। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, बिल्कुल पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस होगी जब जनता पार्टिसिपेट करती है गवर्नेंस के अंदर, जब उनको स्कीम्स का पता है, स्कीम का फ़ायदा उठा के वो आगे बढ़ते हैं, तो लिहाजा गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट होती है। सोशल इंक्लूजन, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड रिजर्वेशन ऑफ विमेन, आप जानते हैं पंचायतों के अंदर 1/3 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व होती है। तो ये बात भी बहुत अच्छी है, क्योंकि विमेन जब उसमें होंगी तो विमेन टू विमेन जो कॉन्टैक्ट्स हैं अच्छे तरीके से बन सकते हैं। ज़्यादातर मैन टू विमेन जो है बहुत ही कम रहता है गांव के लेवल पे, वो समझते हैं कि हमें क्यों इनको बताना, ये विमेन टू विमेन ठीक रहता है कम्युनिकेशन लेवल। अकाउंटेबिलिटी काफ़ी बढ़िया रहेगी, सरकार की भी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस क्रिएट होती है कि गांव के लेवल पे भी जो ये लोग हैं 3rd टियर ऑफ गवर्नेंस के अंदर, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक तरह से एक क्लियर हो जाएगी, भाई हमने क्या काम किए, हमने क्या काम करवाए। देखिए पंचायत को तो लाखों रुपए का पैसा आता है, वो तो उनका अपना है, उसके लिए कुछ काम करेंगे वो दिखाने के लिए जनता को कि भाई हमने ये काम किए हैं। उसके अलावा अगर सरकारी स्कीम्स तुम्हारे द्वारा, अगर ये जो प्रधान है, वो प्रधान है, वार्ड मेंबर है, और इनके द्वारा इम्प्लीमेंट होती हैं या लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो लोग इसके लिए उनका शुक्रगुजार रहेंगे कि भाई हमें फलने आदमी ने बताया था कि ये स्कीम है और हमने उसका फ़ायदा उठा के जो है हमारी लाइफ ठीक हुई, अच्छी हुई है। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार आप जो है उनके लिए काम, पैसे, जैसे कहीं पे पानी के जो है वो रिसोर्सेज को ठीक कर दिया, फुटपाथ बना दिए, स्कूल्स के लिए प्लेग्राउंड बना दिए, तो पैसे से बनेगा ना। मगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको बता के मात्र लोगों को फ़ायदा पहुंच पा रहा है, तो इससे भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से अदा हो सकती है जो 3rd टियर ऑफ गवर्नेंस के लोग हैं। तो चलिए ये बात हो जाती है यहाँ से, और आगे हम इसमें पढ़ते हैं। रोड ब्लॉक ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस इन इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, इलीट कैप्चर। वही बात है कि जो ठेकेदार है वही बन बैठा है प्रधान, तो उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, वो अपने काम में ही रहेगा हमेशा से, उसको मनी मल्टीप्लाई से मतलब है। तो इस तरह के लोग हैं इलीट, अगर आते हैं कि भाई उनके लिए पावर में रहना अच्छा है, पैसे वाले लोग हैं, कुछ नहीं तो चलो ये बन जाते हैं। फिर क्या होता है कि आप प्रधान कहीं के होते हैं तो आप पार्टी से जुड़े रहते हैं, और स्वाभाविक है कि आपका आपका जो आपकी रीच अच्छी हो जाती है उससे। अगर इस पर्पज से आए हैं तो इलीट कैप्चर कहेंगे हम उसको। पावर एंड रिसोर्सेस डिवॉल्व इन लोकल बॉडीज आर फ्रिक्वेंटली कैप्चर्ड बाय पावरफुल अपर कास्ट पीपल। आपने सुना कभी कभार कि फलने आदमी ने इतने रुपए बांटे हैं लोगों में, इतनी शराब पिलाई है लोगों को इलेक्शन से पहले, ये बहुत कॉमन बात है। और इस तरीके से पावरफुल मनी माइंडेड लोग अगर पहुंच पा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जब भी कोई करता है तो उसका वो बेनिफिट बाद में लेने की कोशिश करेगा। तो ये लैक ऑफ फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशंस,
आपको बता दूं कि पैसा बहुत कम मिलता है इनको, बहुत ही कम मिलता है। पंचायत लेवल पे जो फंडिंग है बहुत ही कम है। मैंने पहले से कह दिया कि ओवर 90% ऑफ द फंड्स दैट पीआरआई हैंडल आर टाइड टू सम स्कीम्स। 90% जो फंड्स पंचायतों को आते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से जुड़े हुए फंड होते हैं। तो इसमें उनको कितनी ऑटोनॉमी मिली? मैंने पंचायत का प्रधान कहे कि भाई ये काम मैंने करवाया है, पर जब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का वो काम करवाएगा तो स्वाभाविक है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के काम से ही उनको जाना जाएगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये काम करवाया, मोदी सरकार ने ये काम करवाया। तो मोदी को बोलेंगे, ना कि लोकल प्रधान को बोलेंगे भी तुमने ये काम करवाया। तो जब उनके 90% फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम की इंप्लीमेंटेशन के लिए लगाए जाते हैं, तो फिर 10% ही फंड है जिनको वो अपने नाम पे बोल सकता है कि भाई हमने ये काम करवाया, ये फलाने प्रधान ने, इस नाम के प्रधान ने काम करवाया। तो ये चीज़ यहाँ से मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आती है, या ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे यहाँ पे। चलिए अब आगे हम बात करें तो स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी, स्ट्रक्चरल में काफ़ी डेफिशिएंसी है। टेक्नोलॉजी बहुत कम है लोकल लेवल पे, पंचायत लेवल पे उनको लिटरेसी बहुत कम है, कंप्यूटर ये सब चलाना उनको नहीं आता है, या वहाँ पे मैकेनिज्म बहुत ही पोर है। एडहोसिज्म, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एट लोकल लेवल, तो ये ज़्यादातर इंफॉर्मेशन वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। पुअर डिसीजन मेकिंग वहाँ रहती हैं सारी चीज़ें। प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन, जैसे मान लो महिला के लिए सीट रिजर्व है किसी एरिया में, तो वहाँ का जो बाहुबली होगा, वहाँ का जो मनी या कोई ठेकेदार आदमी है, कॉन्ट्रैक्टर, वो अपनी बीवी को आगे रख देगा। नाम वही है, लोग उसको जानते हैं, बीवी के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा, उसके नाम पे वोट पड़ेगा। और मान के चलिए कि जीतने के बाद सारे काम वही आदमी करवाएगा, प्रधान के रोल में वही आदमी रहेगा। तो इस तरीके से ये प्रॉक्सी लग गई ना, एक तरीके से नाम उसकी पत्नी का है कि ये प्रधान है और सारा काम वो कर रहा है, सारी चीज़ें वो कर रहा है, लोग प्रधान जी उसको बोल रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है? तो इस तरीके से प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, पंचपति जो है ये नहीं चाहिए हमें। अकाउंटेबिलिटी एग्रीमेंट एंड रिमेन्स फेक, आते नहीं, ऑडिटिंग नहीं होती, कोई आया है कोई नहीं गया है, कोई वार्ड मेंबर हैं वो 2-2 महीने से गए नहीं है वहाँ पे, मतलब गए हैं तो कोई काम ठीक से नहीं किया है। तो ये चीज़ें हमेशा से रहती हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सर्विस डिलीवरी बाय पंचायत, पंचायतों ने कोविड के समय में कैसे अच्छा काम किया उसकी बात करेंगे। तो केरला के अंदर फ्लैटनिंग ऑफ कर्व ड्यूरिंग कोविड-19 के समय जो ज़रूरी चीज़ें जैसे मास्क है, सैनिटाइज़र है, ये सब चीज़ें, और इवन वैक्सीनेशन तक लोगों को वहाँ तक लेके गए, वहाँ तक उन्होंने चीज़ें पहुँचाई। तो केरला के अंदर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन ने बहुत ज़्यादा काम किया है। रोबस्ट सिस्टम ऑफ इफेक्टिव डेवोल्यूशंस हेल्प्ड इन कुंभश्री प्रोग्राम टू फंक्शन द एसोसिएशन ऑफ द पंचायत्स। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। आप डिब्रूगढ़ के जिला परिषद आसाम के अंदर जो हैं वो काफ़ी बातें इसके अंदर लिखी गई हुई हैं, आप इनको थोड़ा पढ़ लीजिए और मेक श्योर कि ये चीज़ें हो जाएं। चलिए आगे डिजिटल सॉवरेनिटी के ऊपर। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? सेल्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो डिजिटल आज डेट में हो रहा है, सब डिजिटल है हमारे आसपास में, एवरीथिंग इज डिजिटल। मीन्स अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में सभी के पास मोबाइल फ़ोन है, सभी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए जुड़े हुए हैं आपस में। तो कहा जाए एक तरह से कि डिजिटल वर्ल्ड हमारे आसपास में है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से लेके तमाम गूगल और ये जो फ्लिपकार्ट, अमेजन, इनके द्वारा हम जुड़े हुए लोग हैं और हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है इन ऐप्स के ऊपर, इन सर्विसेज के ऊपर। तो इस तरीके से अगर कहा जाए तो अगर हम अंडरस्टैंड करें कि अगर फेसबुक और गूगल या अमेजोन या ये भी जो डिफरेंट ऐप्स हैं, ये हमारे लोगों का डेटा अगर अमेरिका लेके जाते हैं, क्योंकि अमेरिकन कंपनी सारी की सारी है, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है? विच मीन्स कि लोकल लोगों का, इंडियन लोगों का डेटा वो कंपनी वहाँ पे लेके जा रही है और दे आर सेलिंग दिस डेटा, दिस प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ इंडियन इंडिविजुअल्स। तो गवर्नमेंट ने कहा कि डेटा लोकलाइजेशन होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि जो इंडियन का डेटा है फेसबुक के ज़रिए, गूगल के ज़रिए, वो डेटा इंडिया में ही रहे, वो बाहर नहीं जाए यहाँ से। यदि आपने काम करना है तो डेटा को आपको इंडिया में ही रखना पड़ेगा। टिकटॉक को इसी उस पर ब्लॉक किया गया था। एक तो प्रिवेसी का मामला था, दूसरा डेटा लोकलाइजेशन। तो डेटा को आपको यहीं रखना है, आपको यहाँ से बाहर कहीं लेके नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी चाइनीज़ है, मान लीजिए किसी के ऐप के ऊपर, उसका ऐप है तो हम यूज़ करेंगे तो हमारा डेटा कहाँ जा रहा है? चाइना जा रहा है। तो चाइना की सरकार उस कंपनी से किसी भी समय वो डेटा मांग सकती है। तो इंडियन का डेटा चाइना गवर्नमेंट के पास पड़ा होगा तो दे कैन एनालाइज कि इंडियन पीपल क्या सोचते हैं, उनकी समस्याएं क्या है। और अगर आप लोगों के बारे में इतना ही जानते होंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं फिर तो।
यही रीज़न तो नहीं है कहीं कि आज की डेट में अगर आप देखेंगे कि चाइना जो है पूरी मार्केट को घेर के बैठा है, यूएस से बहुत एक्टिव हो चुका है इंडियन मार्केट को लेके। तो अगर उनके पास इंडियन डेटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो कहीं ना कहीं वो दे कैन इन्फ्लुएंस इंडियन मार्केट। तो ये अबाउट डिजिटल सॉवरेनिटी की बात की गई है। सिडनी डायलॉग को आप इंपॉर्टेंट याद रखिए। सीधे क्वेश्चन आएगा, इतने डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपसे पूछेंगे कि सिडनी जो डायलॉग है वो किस बारे में था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो डिजिटल सॉवरेनिटी के ऊपर था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस डायलॉग में क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भाई डिजिटल वर्ल्ड अब हो रहा है आज की डेट में, तो वी शुड बी थिंकिंग अबाउट कि किस तरीके से जो डेटा है इंडियन का वो इंडिया में ही लोकलाइज रहे। उनकी प्रीवेसी का मामला, उनकी हर एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट रहेगी। इन द मीटिंग पीएम हाईलाइटेड 5 इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस टेकिंग प्लेस इन इंडिया। वर्ल्ड मोस्ट एक्सटेंसिव पब्लिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल है। सबसे अधिक यूज़र दुनिया में अगर आप फेसबुक के देखेंगे या दूसरे तमाम चीज़ों को देखेंगे तो इंडिया उनमें टॉप पे आना शुरू कर दिया इंडिया ने। तो कहीं ना कहीं इंडियन यूज़र बहुत ज़्यादा हो चुके हैं उनके अंदर। यूट्यूब की बात करें, फेसबुक की बात करें। यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर गवर्नेंस। बिल्कुल, गवर्नेंस में सरकार कई तरह के ऐप्स यूज़ करती है। आरोग्य सेतु ऐप आपने देखा था कि ताकि एक तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए कि मेरे कितनी डिस्टेंस पे कोविड-19 का पेशेंट है। तो सरकार ने भी कई ऐप्स के जरिए स्कीम्स लॉन्च की हैं और सरकार भी चाहती है कि जो फेसबुक है या उनको उन माध्यमों को यूज़ करके सरकार लोगों तक पहुंचे। मगर अगर सरकार इन फॉरेनर कंपनीज का इस्तेमाल करते हुए वो सब ये चीज़ कर रही है तो क्या सरकार के पास अधिकार नहीं है कि जो उनका डेटा है वो इंडिया में ही रहे? ये सारी बातें यहाँ पे की गई हुई हैं। वेल, काफ़ी बातें हैं। 5G 6G आने वाला है, काफ़ी डेटा की बात की गई है। तो डेटा इज़ न्यू ऑयल, ये मुकेश अंबानी ने कहा था कि डेटा बहुत बड़ी चीज़ बनने वाली है आगे की डेट में। कि आज बेशक हम इस पर इतना गौर नहीं कर रहे हैं, पर फ्यूचर के अंदर जो आपका डेटा, हमारा डेटा है, वो बहुत ज़्यादा मनी क्रिएशन करेगा। कई मार्केटिंग के अंदर जो है कंपनीज इस डेटा का इस्तेमाल करके प्रमोशंस कर रही हैं और बहुत ही इफेक्टिव प्रमोशंस कर रही हैं, एडवर्टीजमेंट्स कर रही हैं, इलेक्शंस तक इन्फ्लुएंस कर रही हैं। जब जैसे कहा था एक समय पे डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 के अंदर कि यूएस के इलेक्शंस को रशियन ने इन्फ्लुएंस करवाया, क्योंकि उनके बीच में थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या कोल्ड वॉर उनके बीच में हमेशा से रहा है। तो ये बातें कही गई हैं। तो अगर डेटा अगर यूएस सिटीजन्स का उनके पास जाता है और उसके तरीके से वो इन्फ्लुएंस करते हैं तो किसी भी इलेक्शंस को कोई भी देश कहीं भी बैठ के इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये बात है यहाँ से। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे जाननी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आई थिंक इतना ही इनफ इसके अंदर है। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सेक्शन मैंने यहाँ कंप्लीट किया है। काफ़ी और इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ जो आगे लिखी गई इन्फॉर्मेशन है मेंस के, उससे अच्छी लगती है। आप पढ़िए इसको। इतना इफेक्टिव नहीं है मुझे लगा ये नीचे वाला एरिया इसका, क्योंकि जो डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर कई मैगजीन ने बहुत अच्छे इशू कवर किए हैं। प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन का इस साल का जो इस महीने का जो इशू है इसके ऊपर मैं वो कवर करूंगा स्पेशली। उसमें डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर, बिटकॉइन, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक ही वक्तव्य में सारी बातें हम कवर कर सकें। तो खैर, थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। विजन का नेक्स्ट पार्ट मैं भी जारी करने वाला हूँ, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया तरीके से कवर किया इन्होंने। तो हम उसमें जाएंगे थोड़ी देर के बाद।